लोग बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड दे कम होम। द इफेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन वियर ऑफ विद इन 48 आवर्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं ये लोगों की ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं ला सकते। साइकेट्रिस्ट वैसे ही वो तो एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल देते हैं। जब लोग रेपिटेटिवली कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो उनका माइंड सेट बन जाता है। तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में आप लोगों का किरदार कहाँ पे होता है, किस तरह आपके को अप्रोच किया जाता है और किस तरह आप फिगर आउट करते हैं उस सिनेरियो को? हमारे मुल्क में हम जिसका फ्रैक्चर हुआ होता है उसकी इयादत करने सब पहुंच जाते हैं। उसको तो कभी हम नहीं कहते खोल के चेक करा भाई, चेक करा फ्रैक्चर है कि नहीं। तो जिसको मेंटल इलनेस है उससे हम क्यों पूछते हैं हाउ बैड इट हर्ट्स। $50 मिलियन के घर में जिस बेड पे आप सोते हैं वो दुनिया का महंगा तरीन बेड हो सकता है। बट यू कैन बाय अ बेड बट यू कैन नॉट बाय स्लीप। यू कैन हैव द बेस्ट हेल्थ केयर, आपके पास पैसा है, मिलियनर हैं आप, बट हेल्थ की गारंटी कौन देता है? अमीर बंदा थोड़ा सा फिर हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, गरीब पूरा पिज्जा खा लेता है, अमीर बंदा थोड़ा सा एहतियात के साथ के। एहतियात वो तब करता है जब उसको 2-3 झटके लग चुके होते हैं। आप एक मिशन पे थे और उस मिशन की बाय प्रोडक्ट जो थी वो पैसा ही था, राइट? बच्चों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया और वो वैल्यू सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। वो मिलियनरी क्या है जब अगर उसके 2-3 अफेयर्स नहीं चल रहे। किसी को दुख दे के आप खुद खुशी नहीं हासिल कर सकते। पर्पस क्या? देखें, एक चीज़ है पैशन। पैशन है मेरे लिए, पैशन है मेरे लिए, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे क्या चीज़ ड्राइव करती है, मेरे अंदर क्या बर्निंग डिज़ाइन, दैट इज़ पैशन। पर्पस है लोगों के लिए कि मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं। लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से 79% लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और सिर्फ 21% वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है। तो अब मेरा सवाल और मेरी उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में ताकि हम उसको सही कर लें। दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है। तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए, अदरवाइज़ वो साफ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बताएं उस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रेलेवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए। तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और चलें अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। गौर अहमद शरीफ साहब, गौर शरीफ, ये अहमद जो है आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है, फेसबुक लिंक्डइन कहीं पे नहीं था। मास्टर लाइफ कोच हैं आप, मास्टर NLP कोच हैं, मास्टर थेरेपिस्ट भी हैं, और RSCI रिलेशनशिप कोच भी हैं, और बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं आप सर। हाँ, तो ये लाइफ कोचिंग है क्या? लाइफ कोचिंग, हाँ। सबसे पहले ये मास्टर लाइफ और ये मास्टर का लफ्ज़ हर जगह पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए कि मास्टर लाइफ कोच क्या चीज़ है और ये मास्टर का लफ्ज़ क्यों है, और फिर ये लाइफ कोचिंग जो है कितनी डिफरेंट है आपके टिपिकल ट्रेडिशनल मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकिंग से। क्या आप भी लोगों के साथ बैठकर जब वो मायूस होते हैं वही बातें करते हैं, उनको एक्साइट करते हैं ज़िंदगी के बारे में, या ये पूरी एक साइंस है? ठीक, शुरू है सर। अच्छा, इस तरह से है जी कि जो इंसान का सोचने का अंदाज है वो डिटर्मिन करता है आपकी आउटकम ऑफ एन इवेंट। जो डिसीजंस आप लेते हैं वो आपकी डिटर्मिन करती है आपकी डेस्टिनी। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उनके दरमियान जो तज़ाद होता है, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। हम सोचते रहते हैं और इस उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि जब मेरे पास 100% इन्फॉर्मेशन करेक्ट आएगी फिर मैं काम शुरू करूँ। ज़िंदगी जो है इस तरह से नहीं चलती। 80-20% का रूल है। आपके पास 80% रिसोर्सेज हों या इन्फॉर्मेशन हो, आपने अगले स्टेप पे चले जाना, और वो अगला स्टेप है थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करने का।
जब आप एक्शन में जाएंगे उसके बाद फिर आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, बाद में आप कोई चीज़ चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो सारी चीज़ें इनिशिएट नहीं की तो वो जो इनिशिएशन टाइम है वो इटसेल्फ बड़ा टाइम टेकिंग होता है, और उसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और जब स्ट्रेस में चले जाते हैं तो जो उनकी नॉर्मल थिंकिंग है वो इफ़ेक्ट होती है। तो आप बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी भी काम करने के लिए 100% तैयारी हो, 50% से भी जाया जा सकता है या इससे कम? 50% पे देखें, वो इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। आपके पास 50% इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो हो सकता है एक्यूरेट ना हो, तो फिर गलती का इम्कान बढ़ जाता है। 80% में आपके अगर रिलायबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो वो बहुत है टू किक स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, $500 मिलियन से लेके $1 बिलियन तक के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट आइडियल किक ऑफ नहीं होती। किक ऑफ होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखे ही इसीलिए जाते हैं टू मैनेज द प्रोजेक्ट। अगर हर चीज़ खुद ब खुद हो जानी है, वेंडर ने या कंसल्टेंट ने चीज़ें दे देनी है, सप्लाई चेन वाले ने वहाँ पे वर्ल्ड वाइड प्रोक्योरमेंट करके पहुँचा देनी है, तो बस फिर पीछे क्या, फिर तो हुकअप्स ही रह गए। ट्रू, ठीक है। आप लोगों का जो है, जो मास्टर लाइफ कोचेस का होता है या मोटिवेशनल स्पीकर का होता है, ये भी बताइएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये किसी भी बिजनेस में कहाँ पर जाकर फिट होता है, या बिजनेस के अलावा अगर कि कोई इंडिविजुअल है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है, वो एक्शन नहीं ले पा रहा, सोच ओवरथिंक कर रहा है एक चीज़ को, तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में आप लोगों का किरदार कहाँ पे होता है, किस तरह आपके को अप्रोच किया जाता है और किस तरह आप फिगर आउट करते हैं उस सिनेरियो को? देखें, ये एंटायरली डिफरेंट फील्ड्स हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो यूज़ करता है पावरफुल वर्ड्स, कोटेशंस, शायरी, फैज़ अहमद फैज़ की, हबीब जालिब की, या वासिफ अली वासिफ के वो बातें, अशफाक अहमद की बातें कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लें तो आपने एग्ज़ाम्पल दे दी तो नेल्सन मंडेला की दे दी कि देखो यार, उसने 28 साल अपनी ज़िंदगी के कैसे जेल में गुजारे। लोग बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड दे कम होम, बट द इफ़ेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन वियर ऑफ विद इन 48 आवर्स। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में गए, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में गए, बहुत एंजॉय किया, घर आए तो वही फिर घर में वही चार दीवारी, वही लोग, उन्हीं से जिनसे आपको गिले शिकवे हैं, उन्हीं के साथ आपने रहना है, तो वो इट डज़ंट वर्क दैट वे। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं ये लोगों की ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं ला सकते। इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोग जंप करते हैं, अपनी कमीज़ें उतार उतार के फेंक रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, बट वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप उनके रूट कॉज एड्रेस करें, और रूट कॉज कहाँ पे हैं उसके लिए आपको प्रोफिशेंट होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर, कि आप वो पहले डिटर्मिन करें कि रूट कॉज आया, उसका ताल्लुक रिप्रेस्ड मेमोरीज से है, अर्ली चाइल्डहुड का अब्यूज़ है, ट्रॉमा है, या वो स्कूल की बुलिंग है, या लेटर ऑन लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। जब तक आप उनको आइडेंटिफाई करके उस तरह से एड्रेस नहीं करेंगे, इंटरवेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हमारे मुल्क में जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे आर वेरी गुड, थ्योरेटिकली दे आर वेरी गुड, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से 4 साल के प्रोग्राम करके आए हैं, उनको पता है कि किसी को एंग्जाइटी है तो क्या है, और किसी को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है तो क्या है, या किसी को कोई डिप्रेशन है तो वो क्या है, और वो उसको चेक बॉक्सेस कर लेते हैं कि हाथ में स्वेटिंग है, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स हैं, स्टैमर है, पैल्पिटेशन है, लो शैलो ब्रीदिंग है, तो क्या इसका मतलब। बट इंटरवेंशन कहाँ करनी है और कब करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पॉइंट जब जहाँ से कॉन्वर्सेशन इनकन्वीनियंट हो रही है वो आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग द सेशन। यहाँ से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अब ये क्लाइंट जो मेरा है ये बात छुपा रहा है, ही और शी डजंट वांट टू शेयर, क्योंकि वो मेमोरीज इतनी पेनफुल हैं कि वो नहीं शेयर करना चाहता आपसे। तो पहले आपको रेपो बिल्ड करनी है उसके साथ, वो आपने
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं, इतना आपने उसकी हैंड होल्डिंग करनी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साइकोलॉजिस्ट नहीं करते। साइकेट्रिस्ट तो वैसे ही वो तो एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि लाइफ कोच और बाकी में क्या फ़र्क है। देखें, लाइफ कोच आपको स्ट्रैटेजीज़ बताता है ज़िंदगी गुजारने की, वो एनालाइज करता है कि आपके इश्यूज़ क्या हैं। साइकोलॉजिस्ट भी यही करता है, लेकिन लाइफ कोच में फ़र्क ये है कि वो उसका टूल बॉक्स बहुत बड़ा है। वो NLP की टेक्निक्स यूज़ करेगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स यूज़ करेगा, वो हिप्नोथेरेपी की टेक्निक्स यूज़ करेगा, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। हिप्नोथेरेपी बच्चों पे मैं नहीं यूज़ करता, आई वॉन्ट देम टू बिकम रेजिलियंट, ठीक है। अभी इस वक्त मैं 3 के 4 इस वक्त मेरे पास लड़के हैं हु आर कम्पीटिंग इन पाकिस्तान लेवल, स्विमर्स हैं और एथलीट्स हैं, और वो गोल्ड मेडल्स विन कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, जस्ट लाइक आवर क्रिकेट टीम। अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ टैलेंट बट मेंटल टफनेस नहीं। तो हमारी जो टीम है उनका कोई हेड क्या बोलते हैं थेरेपिस्ट नहीं है कोई, या अगर है भी तो इज़ दैट आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इज़ और ही और शी नॉट दैट क्वालिफाइड कि हमारे प्लेयर्स को मेंटली स्ट्रांग बना दे? देखें, मैं आई डोंट क्वेश्चन देयर क्रेडेंशियल्स, वो, लेकिन रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैं आउटकम पे हमेशा जाता हूँ। अगर आपकी टीम 150 पे 2 प्लेयर्स आउट हों तो पूरी टीम 189 पे कैसे आउट हो सकती? ठीक है ना। ये जो टीम में स्पिरिट है टू डू और डाई, टू डिफेंड, एंड नो मैटर व्हाट यू हैव टू स्टे देयर टिल द लास्ट विकेट, टिल द लास्ट रन, लास्ट बॉल, ये अभी मिसिंग है हमारी टीम में। एटलीस्ट हमने इस वर्ल्ड कप में नहीं देखा। अच्छा, आपने 1-2 टर्म्स का जिक्र किया, NLP और हिप्नोथेरेपी का, सही है। आपने कहा कि एक लाइफ कोच की टूल किट बड़ी होती है, उसके पास ज़्यादा टूल्स होते हैं टू एम्पावर समबडी, राइट, टू एम्पावर हिज क्लाइंट्स और पेशेंट्स। जबकि आपने कहा कि जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं वो थोड़ी इनकी थियोरेटिकल अप्रोच है। तो ये NLP और हिप्नोथेरेपी जो है ये आपकी टूल किट में किस तरह इजाफा करती है? मतलब NLP बड़ा फैंसी वर्ड है, राइट, बट अगर आप इसको सादा अल्फाज में समझा सकें कि हाउ इट इज़ एन एड ऑन टू साइकोलॉजी, या व्हाट वैल्यू डज इट प्रोवाइड। अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आया वो NLP कोच भी बन सकता है, या अगर नहीं पढ़ी हुई तो उसको साइकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है? सो व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम? अच्छा, NLP जो है ये बेसिकली है, इट स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो, ठीक है, लिंग्विस्टिक जो हम बोलते हैं, जिस तवातर से बोलते हैं, जो पंक्चुएशन के बाद बोलते हैं, जो उतार चढ़ाव है, और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। द पावर ऑफ वर्ड्स जो है ये डिटर्मिन करती है किसी शख्स को, या आप इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं, ठीक है। सेम लाइक मोटिवेशनल स्पीकिंग, इट इज़ लाइक सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि आप किसी की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस को इन्हेंस इस तरह से करते हैं कि पहले आप उसका रूट कॉज डिटर्मिन करते हैं कि रूट कॉज कहाँ पे है। रूट कॉज डिटर्मिन हो गया कि एक शख्स जो है अर्ली चाइल्डहुड में अब्यूज़ में गुजरा, उसका फिज़िकल अब्यूज़ थी, भाई ने, कज़न्स ने बुलिंग की, स्कूल में गया तो और बुलिंग हुई, तो उसको ये लगा कि दुनिया में हर कोई बुली करता है। उसका रिपीटेडली ये एक लाइफ एक्सपीरियंस था जिसमें उसने बुलिंग को एक्सपीरियंस किया। और जब लोग रेपिटेटिवली कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो उनका माइंड सेट बन जाता है, और वो ख़ुद एक किस्म का वेलकम करते हैं उसको, और वो उसको अगर वेलकम ना भी करें तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करते, ना स्टैंड लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यही इज़ दिस द न्यू नॉर्मल, और वो उसको फेट कंप्लाई के तौर पे एक कि यही मेरी ज़िंदगी हमेशा से मेरे साथ यही होता रहा है, यही होता आया है और यही होता रहेगा के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। इससे जो सीवियर फॉर्म है वो है स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है कि 1976 में स्टॉकहोम में एक बैंक रॉबरी हुई, और वहाँ पे जो बैंक का अमला था और कुछ जो उस वक्त आए हुए थे कस्टमर्स, उन सब को उन्होंने यरगमाल बना ली। वो 3-4 दिन जारी रही वो जो होस्टेज टेकिंग थी, और उसके बाद वो पुलिस ने आके उनको इवैक्यूएट कराया
सारे के सारे लोग बाहिफाजत वहाँ से घरों को आ गए। लेकिन जब ट्रायल हुआ तो किसी ने भी उन हॉस्टेज टेकर्स के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया, और ख़ास तौर पे पैटी हर्स्ट जो वहाँ पे मौजूद थी उसने उसके मुतालिक था कि वो बताएगी, और वो किसी ने कोई उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि जब आप किसी की कैप्टिविटी में रहते हैं, वो फिज़िकल कैप्टिविटी हो या मेंटल कैप्टिविटी हो, कुछ अरसे के बाद आपका ह्यूमन माइंड गिव अप कर देता है और आप एक्सेप्ट करने लगते हो कि बस यही है। किसी ने रात के वक्त चादर दे दी, ठंड है चादर ले लो, किसी ने खाने के लिए रोटी दे दी। जो अगवा बरा तावान होते हैं उसमें यही होता है ना कि यार उसने खाने को रोटी दी, मुझे बड़ा अच्छा, वो क्या अच्छा, ठीक है, खाने को रोटी एक वक्त की दी या एक चीज़, तो वो बाकियों की निस्बत उससे आपकी फीलिंग्स एक डेवलप हो जाती है। कुछ लोग तो शादियां भी कर लेते हैं अपने। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम ये है कि व्हेन ह्यूमन माइंड गिव्स अप एंड इट एक्सेप्ट्स दैट टॉर्चर एज द न्यू नॉर्मल, कि यही मेरी ज़िंदगी है, अब ऐसा ही होगा, तो उसी में उसको कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है। एंड दे डोंट थिंक ऑफ ब्रेक फ्री to run out of that relationship or that confinement। वो जेल हो, घर हो, चार दीवारी हो, रिलेशनशिप्स हो। कुछ लोग होते हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं और इसी तरह बंधे हुए होते हैं, उनका जो है वो अदर पर्सन इज़ अब्यूज़र। मुझे एक दफ़ा एक खातून ने आज से 3-4 साल पहले कांटेक्ट किया थ्रू फेसबुक। उसने कहा कि मैं आपसे सेशन लेना चाहती हूँ। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा आई एम गोइंग थ्रू स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो मैंने कहा अच्छा क्या वजह है उसकी? कहती है कि आई एम मैरिड टू अ वेरी वेरी रिच पर्सन। उसकी इतनी बड़ी स्टेट है कि उसमें लेक्स हैं और इतने बड़े कैसल टाइप में घर में रहती हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड को गुस्सा चढ़ता है तो वो मुझे बहुत मारता है। तो मैंने उससे पूछा क्या मारता है? उसने कहा कि मुझे हाथ से थप्पड़ मारता है, मुक्के मारता है, और जब मैं नीचे गिर जाती हूँ तो मेरे रिब केज को किक्स मारता है। तो मैंने कहा तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? नहीं वो ठीक हो जाता है, फिर वो बहुत मुझसे प्यार करता है। मैंने कहा क्या करता है वो मेरे साथ जो है किचन में बर्तन धोता है, मेरे साथ वो सारा घर ठीक करता है। मैंने कहा वो तो उसके लिए मेड्स हैं, वो नहीं, वो मेरा ख्याल करते हुए सारा कुछ करता है कि मैंने ये सारा कुछ तोड़ दिया, मैसअप कर दिया, अब मैं ठीक कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे वो नई सारी चीज़ें ले आता है। मैंने कहा ये तुम्हें किस दिन मार देगा। और फिर एक दिन मुझे उसकी वीडियो कॉल आई हॉस्पिटल से। शी वॉज बैडली ब्रूज्ड और सारी आंखें, जिस्म उसका सारा बुरी हालत। तो मैंने कहा कि कहाँ पे हो? उसने कहा मैं हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है। तो मैंने कहा मैंने तो आपको कितने महीने पहले कहा था कि वॉक आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। लोग वो करज नहीं वो गैदर कर सकते, लोग वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उस अब्यूज़ में रहते रहते वो अपने आप को गिव अप कर चुके होते हैं उस लाइफ में, और उसको एक्सेप्ट कर चुके होते हैं एज माई लाइफ। लाइफ ऐसी ही होती है, रिलेशनशिप्स ऐसी ही होती हैं, ज़िंदगी ऐसी ही होती है। तो दैट इज़ द माई कोर कॉम्पिटेंस, जिसमें मैं लोगों को बाहर निकालता हूँ फ्रॉम दैट ट्रॉमा एंड फ्रॉम दैट अब्यूज़। वो प्लस आई वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल। आई ट्रेन पीपल मेंटल टफनेस पे, स्ट्रेस रेजिलियंस पे मैं काम करता हूँ। वो प्रोजेक्ट की टीम हो तो मैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ट्रेन करता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई डू। नॉर्मली आपका करियर का ज़्यादातर टाइम जो है वो कॉर्पोरेट्स के साथ गुजरता है या नॉर्मल डे लाइफ इंडिविजुअल्स के साथ? जिस तरह आपने ये मिसाल दी कि उस औरत को मसले मसाइल थे अपने हस्बैंड के साथ, या कोई ड्रग एडिक्ट है या कोई सेक्स एडिक्ट है, इन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है आपका या कॉर्पोरेट्स के साथ ही? मेरा 60-40 है। 60% वो लोग हैं जो 1-to-1 बेसिस पे मुझसे कोचिंग लेते हैं, और उसमें 60% में ज़्यादा लोग वो हैं जो बिज़नेस कोचिंग लेते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उसमें ओनर्स हैं, बिज़नेस ओनर्स हैं, उसमें स्टार्टअप्स के ओनर्स हैं, उसमें वो लोग हैं वो आर वेरी वेरी रिच मल्टी मिलियनर्स हैं, एंड दे हैव इशू विद देयर रिलेशनशिप्स, दे हैव इशू विद देयर वे ऑफ लाइफ, देयर लाइफस्टाइल। अभी एक बंदा मुझे कराची से कांटेक्ट कर रहा है, टाइम खुद नहीं दे रहा और मुझे कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है। तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा भाई मैंने आपको टाइम नहीं देना अनलेस यू मेक इट अ पॉइंट टू मेक टाइम। पाकिस्तान में एक क्लीशे है, नॉर्मली लोग ये सुनते हैं ना, जो जनरल अवाम, यार इसके पास तो सब कुछ आ गया है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, ही इज़ लिविंग अ लग्जरी लाइफ, इसको क्या मसले हो सकते हैं, इसको क्या मतलब कि क्यों ये परेशान है? या तो
अल्लाह इससे नाराज है, या ये वैसे ही नाशुक्री है। किसी अमीर बंदे को पाकिस्तान में इस सोच के साथ देखा जाता है या इस माइंडसेट के साथ देखा जाता है यार कि इसको क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये तो हर चीज़ पैसे के ज़ोर से ख़रीद सकता है। अगर वो भूख है उसकी तो अपनी भूख मिटा सकता है, अगर उसको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, वो ले सकता है। तो थोड़ा सा इस मिथ को ब्रेक डाउन करें कि एक आम बंदे की जो कि समझ लें कि एस्पायरेंट हो टू बिकम सक्सेसफुल इन हिज करियर और टू मेक वेल्थ, राइट, और समबडी हु हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, तो दोनों की लाइफ एक्सपीरियंसेस में, दोनों की ज़िंदगी के मुश्किलात होना तो ये चाहिए कि उसके आसान हो, इस बेचारे को ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी। और जिस तरह इकोनॉमिक टर्मोइल में आजकल हम हैं, तो इस बंदे को ज़्यादा परेशानी होना चाहिए। वाई रिच पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स? देखें, जो रिच लोग हैं ना, फॉर एग्जांपल, ज़्यादा डाइवोर्स कहाँ पे होती हैं? बेल एयर में, कैलिफोर्निया में, LA में, मोनाको में, ठीक है। वहाँ तो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, कमिटमेंट करते ही नहीं हैं, ठीक है। जब आपकी लाइफ में पर्पस ना हो, लाइफ पर्पस ना हो, तो पैसा बेमानी हो जाता है कुछ अरसे के बाद। बट डोंट यू थिंक कि आपने पैसा बनाया है बेस्ड ऑन अ मिशन? आप एक मिशन पे थे और उस मिशन की बाय प्रोडक्ट जो थी वो पैसा ही था, राइट? हाउ यू वुड नो दैट यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ? राइट। नहीं, वो ठीक है, वो गोल भी आपका ठीक है, वो मिशन भी आपका ठीक है, बट वो पर्पस क्या है? देखें, एक चीज़ है पैशन है मेरे लिए, पैशन है मेरे लिए, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, मुझे क्या चीज़ ड्राइव करती है, मेरे अंदर क्या बर्निंग डिज़ायर, दैट इज़ पैशन। पर्पस है लोगों के लिए, कि मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, जो इस वक्त जो है बिल गेट्स, उसकी और मेलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है, उसमें कितने मिलियन डॉलर्स का उन्होंने चैरिटी के लिए एंडोमेंट्स की हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दुनिया के रिच तरीन लोग हैं, बेस्ट बायज़ या जो ओनर्स हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर प्लेज किए हुए और देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वो काम करके खुशी मिलती है। आप दुनिया का महंगा तरीन जो है वो घर ख़रीद सकते हैं। ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिनके $50 मिलियन के घर हैं, ठीक है। $50 मिलियन के घर में जिस बेड पे आप सोते हैं वो दुनिया का महंगा तरीन बेड हो सकता है। बट यू कैन बाय अ बेड, बट यू कैन नॉट बाय स्लीप। यू कैन हैव द बेस्ट हेल्थ केयर, आपके पास पैसा है, मिलियनर हैं आप, वो उस पे जाएं, दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल पे जाएं, बेशक टर्की जाएं, बेशक आप स्विट्ज़रलैंड जाएं, आप जाके वहाँ से इलाज कराएं, बट हेल्थ की गारंटी कौन देता है, ठीक है। और जो लोग जिस पैसे के पीछे भागते हैं, जब वो पैसा आ जाता है उनकी लाइफ में, तो उनका चाम ही ख़त्म हो जाता है। उनको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पहले ये होता है कि यार मैंने 1 मिलियन कमाना है, 1 मिलियन आ गया, फिर उन्होंने कहा 2 मिलियन कमाना है, 2 आ गया, अब आपने 10 मिलियन कमा लिए, 20 कमा लिए, $50 मिलियन कमा लिए, लेट्स से 500 मिलियन, तो पिज़्ज़े का तो वही टेस्ट है। आप में और गरीब आदमी में फ़र्क है कि आप पूरा पिज़्ज़ा खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और गरीब आदमी नहीं, अमीर बंदा थोड़ा सा फिर हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है। गरीब पूरा पिज़्ज़ा खा लेता है, अमीर बंदा थोड़ा सा एहतियात के साथ के एहतियात वो तब करता है जब उसको 2-3 झटके लग चुके होते हैं। पहले नहीं उसको एहतियात की समझ आती। वो ही गोज़ इनटू ड्रग्स, ही गोज़ इनटू अल्कोहल, ही गोज़ इनटू पार्टिंग, ही गोज़ इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। वो इसको जेट सेट हाई लाइफस्टाइल को समझता है, दिस इज़ लाइफ। आज मेरा प्राइवेट जेट है, मैं इधर जा रहा हूँ, कल को उधर से हम पार्टी कर रहे हैं, हम उधर से स्पेन जा रहे हैं, कनेरी आइलैंड्स पे ठहरेंगे, हम मालदीव्स जाएंगे, वहाँ पे ठहरेंगे, बिजनेस और वो लेजर, सारी चीज़ें इंटरलेस्ड होती हैं और उनका वो कॉकटेल बना हुआ होता है। जब आपकी वर्क लाइफ बैलेंस ना हो, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन सही ना हो, तो यू गो इनटू ड्रग्स, यू गो इनटू अल्कोहल, यू गो इनटू डिप्रेशन। और ये जो पर्पस ऑफ लाइफ के हमने किसी के लिए कुछ करना है, वो आपको ड्राइव करता है, पैसा नहीं करता। Do you think it's a good life purpose to make more and more money through businesses set up? आप एक बिजनेस में कामयाब हो तो आपने कहा कि अभी पैसा बन रहा है, तो let's diverse that into like any other businesses, या maybe you partner up with somebody to create another business and another business, and you are working towards like hiring more people, empowering more people, right? Creating an impact in society wise.
तो is it a good passion or a good purpose of life? या लाइफ का पर्पस यही है कि यार सही है मैं जो भी कर रहा हूँ बट मैंने अपनी आधी वेल्थ जो है वो दे देनी है चैरिटीज़ को या टूवर्ड्स गुड कॉजेज़. ये जो टूवर्ड्स द गुड कॉजेज़ है, जो डोनेशन वाली साइड है, is just this is the only purpose of life? नहीं, दोनों बातें सही हैं. आप अगर उसको डोनेट कर रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए वो भी ठीक है. लेकिन इसमें डाउन साइड तब आती है जब आप अपने बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको ये याद ही नहीं रहता कि आपके बेटे का आज जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, या बेटा आपका इंतज़ार करता रहा और वहाँ पे आज उसको कप मिलना था. मेरा बेटा इस वक्त ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर साइकोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से उसने मास्टर्स किया एंड ही वर्क्स इन कनाडा, टोरंटो में. उसको सबसे बड़ा गिला क्या है मुझसे कि मेरी ग्रेजुएशन हुई, सब लोग उधर आए हुए थे, आप नहीं थे वहाँ पे. आई केप्ट ऑन वेटिंग, आई केप्ट ऑन लुकिंग अराउंड. पूरे हॉल में अगर किसी के माँ बाप नहीं थे तो आप नहीं थे, राइट? मैं पैसा बना रहा था या मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था या मैं कुछ भी कर रहा था, आई वॉजंट देयर फॉर हिम. ठीक है. मेरी वालदा का 2 साल पहले इंतकाल हुआ, राइट, एंड आई कुडंट कम. वो मैं फंस गया उधर ये कोविड की वजह से, राइट. तो अगर आप इतना पैसा बना रहे हैं या इतने ज़्यादा कमिटेड हैं इनटू एनीथिंग, बी इट पैशन और बिजनेस और योर कमिटमेंट्स, और आप अपने वालिदैन के पास भी नहीं पहुंच सकते, अपनी औलाद के पास नहीं पहुंच सकते, और उनको जब आपकी ज़रूरत है तो आप वो उनको मनी ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती. पैसा एक ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इट कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर द लव एंड अटेंशन एंड केयर. मेरी मदर के लिए मैं जितने भी पिछले 5 साल में कोई लेके आया पर्सेस या शूज़ या स्वेटर्स, उन्होंने हार्डली एक आध कोई पहना होगा उनमें से. वो वैसे ही पड़े थे आखिरी वक्त, आखिरी दिन उनकी डेथ भी हो गई. उनको क्या होता था कब मिलने होगा, और वो उनको सबसे बड़ी खुशी कब होती थी जब मैं उनके साथ उनकी बेड पे बैठता था. और ये चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. इसकी रियलाइजेशन आती है हमें व्हेन वी क्रॉस इनटू 50s. व्हेन वी आर यंग वी थिंक द वर्ल्ड इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. पैसा बनाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, नेटवर्किंग करो, बिगर अपॉर्चुनिटीज़, यस सारा कुछ है, लेकिन डू नॉट डू दिस थिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ अंडरमाइनिंग योर रिलेशनशिप्स, या वो चीज़ें जो कि उनको चाहिए इस वक्त आप नहीं दे सके, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं. बट अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, तो ज़्यादा लोगों को अगर आप पूछो यार आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है या पर्पस क्या है या लाइफ गोल क्या है, तो ऑल दे कैन से इज़ टू मेक गुड मनी, राइट. अगर आप पर्पस किसी बड़ी चीज़ का नाम है, तो जो लोग थोड़े से अकम्प्लिश कर गए हैं, एक टर्म यूज़ होती है मिड लाइफ क्राइसिस की भी, राइट, जिसमें आपको पता नहीं होता यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है. वो आ सकता है करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल की ज़िंदगी में भी और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में भी, कि जब उसने इतना अकम्प्लिश कर लिया होता है कि यार ही कैन लिव फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड इवन हिज किड्स वेरी ईजिली. सही है. दूसरे पासपोर्ट भी होते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप गर्मियों में जो है यूरोप का ट्रैवल भी करते हैं, या एक प्रोफेशनल का जो कि अपने करियर की पीक पर पहुंच चुका होता है, बट स्टिल एट दैट टाइम दे थिंक दैट देयर इज अ वॉइड, देयर इज अ गैप, जिसको आपको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या है. बट लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं दिखाई देता. तो हाउ यू कंसल्ट दोज पीपल, हाउ यू शो देम द पाथ कि यार क्या है पर्पस, हाउ यू कैन डिस्कवर पर्पस. मैं आपके पास आता हूँ, यार मुझे अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझना है, तो हाउ यू कैन एम्पावर मी इन दैट जर्नी. देखें, वो आपसे ही मैं सुनूंगा. पहले आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, फिर आपकी लाइफ में शॉर्ट कमिंग्स क्या है. ठीक है. आपको अगर फॉर एग्जांपल आपसे मुराद कोई भी हो सकता है, उसको अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली, ठीक है, और अब उसके पास शादी के बाद 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, औलाद भी कोई नहीं, तो हो सकता है मैं उसको मशवरा दूं कि ऑर्फनेज से 2 बच्चे ले लो, उनको पाल लो. उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं कहूँगा इस पूरे ऑर्फनेज को ख़रीद लो एंड यू रन इट.
ठीक है ना। मेरे एक दोस्त है, ही रन्स ओल्ड वुमेन्स होम माँ बसेरा, ठीक है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राइट, कि आप वो औरतें जिनको उनकी औलाद ने घर से निकाल दी, आप सोचें कि जिस माँ ने अपने बच्चों को अपना जेवर बेच के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया कि वो नौकरियों पे लग गए, तो उस औलाद ने उनको घर से निकाल दिया, उस बाप को या माँ को, ठीक है। कई ऐसे सेंटर्स हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, आई एम श्योर, आफियत के नाम से, और किनारा और साया और पता नहीं कौन कौन से, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे आपको जो स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, उनकी लाइफ स्टोरीज, तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत बेरहम दुनिया है। तो आप उन लोगों की मदद करें, उनको हेल्प करें। आपको अल्लाह ने पैसा दिया, पहला काम तो ये करें, यू टेक अ स्टेप बैक। अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप लेयर्स ऐड करें और अपनी पावर्स जो हैं वो डेलीगेट कर दें, ठीक है। तो आप जो है अपने आप को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रखें या मैनेजिंग डायरेक्टर रखें, नॉट एज अ ऑपरेशनल हेड, ठीक है। तो स्ट्रेस आपके ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। जब आप ऑपरेशनल हेड नहीं हैं एंड यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप, तो जो नीचे वाले लोग हैं दे आर मैनेजिंग योर बिजनेस, ठीक है। आपके पास अब टाइम है टू एन्जॉय लाइफ। आप दुनिया घूमें फिरें, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, वो दोस्त जो आपके साथ स्कूल में थे, आप साइकिल पे जाते थे, वो आपका दोस्त था, उसको ढूंढे, वो कहाँ पे। हो सकता है उसको पैसे की ज़रूरत हो इस वक्त, हो सकता है उस वक्त वो आपको रोज़ कैंटीन से बर्गर लेके खिलाता हो या समोसा लेके खिलाता हो। आज इट इज़ योर टाइम टू पे बैक। और जो वो खुशी मिलेगी आपको, अभी जो ये रोनाल्डो ने, उसकी स्टोरी आई थी कि वो जब छोटा था और उसका पैसे नहीं होते थे, प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, तो एक किसी जगह पे एक बर्गर शॉप पे एक लड़की थी जो उसको रोज़ बर्गर देती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि खाना खा सके, और भूखा इतना होता था कि वो प्रैक्टिस कर सके। तो अब उसने उसको जाके ढूंढा 1-2 साल पहले, इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको जो स्टोरी मिल जाएगी। उस औरत को ढूंढा और उसको एक रेस्टोरेंट उसने लेके दिया कि ये रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है, तुम इसकी ओनर हो। उसने बताया कि मैं वही हूँ जिसको तुम, ठीक है। इसी तरह से एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी उसकी भी है, शुएब अख्तर की, कि वो जब लाहौर आता था तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो जो टांगे वाला उसको लेके जाता था, उसके पैसे नहीं होते थे, वो टांगे वाला उसको अपने घर भी रखता था, खाना भी खिलाता था। फिर शुएब अख्तर ने उसको ढूंढा, टांगे वाले को। तो लाइफ में जो आपको मिला है ना, वो आपकी काबिलियत से नहीं मिला। ये एक जहन नशीन करने वाली बात है। जो आपको ज़िंदगी में मिला है या मिलेगा, वो आपकी सखावत से आपको मिलेगा। यह हज़रत अली का कौल है कि जो हम करते हैं, हम समझते हैं वी आर सो कॉम्पिटेंट, वी आर सो जीनियस, वी आर सो ब्रिलियंट। ये सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज़ मैंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स में, बुर्ज खलीफा में और अरमानी होटल्स में अटेंड किए हैं, जहाँ पे वो एक मीटिंग 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देते हैं, अगले थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। और कहाँ वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील जो है वो ऐसे ख़त्म हो जाती मिनटों के अंदर। ये अल्लाह की तरफ से होता है। और कोई बंदा घर से निकलते हुए किसी को सदका दे के निकलता है, घर से किसी फ़कीर को 100 रुपये दे के निकलता है, और कोई काम उसका गलत नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक दफ़ा लाहौर में एक टॉय शॉप है, जहांगीर टॉय शॉप है गुलबर्ग में, वहाँ पे मैं खड़ा था। मेरे बच्चे अंदर गए हुए थे, कोई बर्थडे पार्टी के लिए कोई प्रेजेंट पैक करवा रहे थे। तो एक फ़कीर आया, उसने मुझसे पैसे मांगे, तो मैंने वॉलेट से निकाल के पैसे दिए। तो मेरे हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल मैंने कार की छत पे रख दिया। अच्छा, वो उसका केस जो था वो रबर का केस था, वो एंटी स्लिप टाइप था। तो वहाँ से मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं कार में बैठा हूँ, वहाँ से गुलबर्ग से मैं निकला हूँ, फिर मैं आया हूँ मेन बुलेवार्ड पे, फिर मैं लिबर्टी के सामने से गुज़रा, फिर मैं कैवलरी के पास से गुज़रा, फिर मैं डिफेंस सेंटर हुआ। घर आया तो मैंने कार पार्क की, होंडा कार थी मेरी, तो उसकी छत पे मोबाइल पड़ा हुआ। आप बिलीव कर सकते हैं कितने ट्रैफिक सिग्नल्स पे गाड़ी रुकी होगी, कितने मोटर बाइक्स वाले मेरे साथ आके खड़े हुए होंगे, कितने रिक्शे वाले खड़े होंगे। ठीक है, रात का वक्त था, लेकिन
किसी को नज़र नहीं आता कि छत के ऊपर ये मोबाइल पड़ा हुआ है। तो कई दफ़ा ये होता है कि आप सदका देते हैं, बल्कि कोई दफ़ा नहीं, बल्कि ये तो हमारा ईमान है कि जब आप सदका देते हैं तो बला टल जाती है। तो आप सदका दें, खैरात निकालें और भूखे को खाना खिलाएं। मैंने तो ये ज़िंदगी में देखा है कि जब आप किसी को खाना खिलाते हैं, किसी आदमी को, तो वो जो दुआएं देता है ना, तो शर्मिंदगी होती है कि यार गरीब वो है कि मैंने तो उसको 20 रुपए का नान लेके दिया और मुझे वो लाखों रुपए की दुआएं दे गया। यार लेकिन एक दूसरी चीज़ ये नहीं है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये तो पेशेवराना जो है वो हैं, पेशे के तौर पे इन्होंने भीख मांगना इख्तियार किया हुआ है, जिसकी वजह से यार आपके जहन में वैसे ही डाउट होता है कि आपके गाड़ी के शीशे के पास कोई आया, इवन कोई बच्चा ही क्यों ना हो, आपको आजकल बड़ा कमर्शलाइज हो गया राइट भीख मांगना भी, तो आपको भी लगता है यार कि वो तो रात को इससे सारा कुछ ले लेंगे, इसने तो मांग के जो है अपने बड़ों को ही देना है, या जो भी ये माफिया चला रहा है उसी के पास जाना है। तो दैट टाइम यू फील यार कि व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। लेकिन दो चीज़ें, एक तो हैं जो पेशेवर भिखारी हैं, उनको बेशक आप ना दें। वाह, बट हाउ वुड यू नो, किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको क्या पता ये एक बच्चा जो आपके पास आया है ये पेशेवराना बेकारी है या ये मजबूरी वाला बेकारी है? अच्छा, उसमें दो अब नुक्ते निगाह है। एक तो ये है कि आप उसकी मदद ना करें, लेकिन मैं ये करता हूँ फिर भी कर देता हूँ। उसके पीछे एक थॉट होती है कि क्या मेरा रब मुझे मेरी काबिलियत देख के मुझे दे रहा है? क्या मेरा रब मुझे मेरे गिन गिन के अमालों के नतीजे में मुझे दे रहा है? मुझे जब बेहिसाब मिल रहा है तो किसी को 150 रुपए देने में क्या हर्ज है? बट अगर वो किसी माफिया का हिस्सा है तो आप उसको इनकरेज कर रहे हो कि मजीद मांगो। कौन सा माफिया नहीं है दुनिया में? मीडिया में मर्डॉक का माफिया है, ठीक है, बैंक्स में जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का माफिया, वर्ल्ड बैंक का माफिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का माफिया। किस लेवल पे कौन सा माफिया है? पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस का माफिया है, पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी में लाइक माइंडेड नॉट लाइक माइंडेड हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे के लेवल पे इवन कॉरपोरेट्स में एचआर का माफिया है, उससे नीचे के लेवल पे देखें तो प्रोजेक्ट्स में, आईटी में, कहाँ पे माफिया नहीं है? बट व्हेन यू गो थ्रू दैट माफिया एंड यू काइंड ऑफ टॉलरेट ऑल दैट, तो गरीब को पैसे देते हुए क्यों माफिया? आप होटल से निकलते हैं 5,000 रुपए का आप खाना खा के निकले हैं, बाहर आए एक बच्चा वो खिलौने बेच रहा है या गुब्बारे बेच रहा है, एक बूढ़ा आदमी, तब आप सारे एनालिटिकल हो जाते हैं, बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं ये जायज़ नहीं है, बट ये मुस्तहिक नहीं है। बट किसी भी कॉर्पोरेट का एचआर, आईएमएफ, पॉलिटिकल फिगर्स की का माफिया, जो जितने भी आपने नाम है, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। हाउ कैन यू कंट्रोल दैट? बट आप तो वही करेंगे जो आपके हाथ के नीचे। तो गरीब आदमी पे ही कंट्रोल चलता है हमारा। तो एक इंडिविजुअल का किसके ऊपर चलेगा, यही मेरा सवाल है। देखें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखें, बात यह है कि हम अपना जो सवाबदीद है, जो हमारी वो है, उसको डिस्क्रिशन को वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे हम समझते हैं कि ठीक है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ज़्यादती है, इसको नहीं देना चाहिए पैसे, तो ना दें। हम वहाँ पे ना दें, आप अपने जजमेंट यूज़ करें और आप जाके ईदी वेलफेयर में दे दें, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में दे दें जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं। ठीक है, अभी सैलाब आया था पाकिस्तान में, सिंध का एक एरिया इतना बड़ा जितने का यूके का है कंट्री, उतना बड़ा एरिया जो है सबमर्ज था इन वाटर। तो आउट ऑफ सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप पे थी, उनको पैसे दे दें, जिनका काम नज़र आ रहा है, दे हैव पीपल ऑन द ग्राउंड, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। मेरे उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, मेरे उनसे नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इफ़ दे आर डूइंग समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी तो मुझे देना चाहिए उनको पैसा। ठीक है ना? आप ऐसी स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि आपके स्ट्रीट के अंदर कोई एक घर ऐसा है जहाँ पे सोल अर्नर जो है एक लड़की है, वो बेचारी कहीं पे पढ़ाती है किसी स्कूल के अंदर, बाप उसका फौत हो गया, भाई छोटे हैं, माँ हैं घर पे। अब आपको पता है कि वो उसकी कितनी सैलरी होगी, ठीक है ना? आपकी फैमिली में भी हो सकता है, एक ऐसा फैमिली का ख़ानदान हो सकता है जिसमें आपको पता है कि यार ये रिटायर हो गया, ये प्रिंसिपल था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब रिटायर हो गया, तो उसकी पेंशन कितनी होगी? 50,000 रुपये होगी, 60,000 रुपये होगी, 4 बच्चे उसके स्कूल जाते हैं। तो चुप करके उनके घर जाएं, उनसे अकाउंट नंबर लें, उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर दें पैसे।
अभी तक हमारी जितनी भी ये सारी बातें हुई ना, द मेन थीम सीम्स लाइक टू बी गिविंग अवे योर पार्ट ऑफ योर वेल्थ थ्रू डोनेशन, सदका, खैरात. इज दिस द बिगेस्ट थिंग जो कि आपको खुश कर सकता है, या देयर इज समथिंग एल्स एज वेल, लाइक अ सेंस ऑफ पर्पस, अ सेंस ऑफ लाइक इनर सेटिस्फैक्शन के लिए, लाइक दिस इज द ओनली वे? नहीं, और देखें, अपने आप अपनी अगर सेल्फ ग्रूमिंग पे जाएंगे ना, तो पहले तो ये है कि लर्न, कि आप लर्न करें. और लर्निंग के जो क्वाड्रेंट्स हैं उनमें पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो. ये पहला क्वाड्रेंट है. आप कहेंगे ये गिलास भरा हुआ, तो फिर गिलास भरा हुआ, उसमें और पानी की तो गुंजाइश ही नहीं है. व्हेन यू स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आप दूसरे स्टेज पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं, फिर चौथे पे जाते हैं. अच्छा, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता क्या मुझे करना है या इसकी डिटेल क्या है. लेकिन जब आप इल्म की मेराज पे पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता चल गया, तब आपको जाके ये राज आश्कार होता है आपके ऊपर कि आप एक छोटा सा जर्रा है इस गैलेक्सी में, एंड यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. ठीक है. और फिर रियलाइजेशन होती है कि आई डोंट नो, आई नो, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता. क्योंकि आज जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमें पता था कि 9 सैयारे हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, और एक गैलेक्सी है, उसमें सन है और मून है. अब हमारे बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि नहीं, ये तो एक गैलेक्सी नहीं, कई हज़ारों गैलेक्सीज हैं और मिलियंस ऑफ माइल्स अवे हैं, और वहाँ की लाइट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. तो जो इनफाइनाइट ये जो नॉलेज है, ये विजडम है, ये चीज़ें अगर मैं सीखना शुरू करता हूँ तो मेरी ग्रोथ स्टार्ट होती है. पहला जो स्टेप है कि मैं उस सफ़र पे निकलता हूँ और मैं अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलता हूँ. वो नॉलेज का है, वो मेरा कॉम्पिटेंस का है, मेरा किसी भी चीज़ का, प्रोफिशेंसी का है. मैं समझता हूँ मुझसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, मे बी नहीं होगा जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रीट में जाऊँगा तो उधर 2 होंगे, उससे बाहर निकलूँगा दूसरे शहर में जाऊँगा, वहाँ पे 4 होंगे. मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ, अकॉम्प्लिश्ड प्रोजेक्ट मैनेजर, कि मैंने आई हैव डन प्रोजेक्ट्स वर्थ $1 बिलियन. मैं किसी जगह पे अगर मिडल ईस्ट में खड़ा हूँ, वो कहेंगे अच्छा यार बैठ जा, छोटे छोटे बैठ जाओ, क्योंकि देयर विल बी मैनी मोर, राइट. तो जब हम इस दुनिया में निकलते हैं फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, सेल्फ डिस्कवरी से हम निकलते हैं, तो हमें इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार ये भी मैंने सीख लिया, मैंने ये भी काम सीख लिया, ये भी सीख लिया. तो फिर हम उसमें चलते हैं, और फिर हम उस फील्ड में, वो नॉलेज की हो, सेल्फ डिस्कवरी की हो, वो कोई भी हो सकती. इवन जो हमारी एंटरटेनमेंट है, कल तक हमारे लिए एंटरटेनमेंट थी कि यार हम दामने को पे जाके मुनैल रेस्टोरेंट में या किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लेंगे. फिर हमें पता चला नहीं, अगर हम ट्रैकिंग करते जाएंगे वी इंजॉय मोर. ठीक है जी. फिर उसके बाद हमें पता चला नहीं, मज़ा तो तब आता है जब हम राफ्टिंग करें, तो फिर मज़ा आता है. फिर हमें पता चला नहीं, ये तो कोई एडवेंचर ही नहीं, एडवेंचर तो होता ही वाइल्ड उसमें सफारीज़ में. फिर मैंने एलिफेंट सफारी की थाई बर्मा बॉर्डर के ऊपर, रात को एलिफेंट्स पे सोए, सुबह हम किसी कैंप में सोए. तो ये पता चला कि दिस इज़ समथिंग, इवन व्हाट यू थिंक इज़ द लिमिट इज़ जस्ट दैट पर्टिकुलर लिमिट फॉर दैट डे. ठीक है. ये मिसाल ऐसे ही है कि जब हमने सीखा, इंजीनियरिंग करनी सीखी या मेडिसिन की चीज़ें सीखी, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि यार ये लेटेस्ट डिस्कवरी है. आप ये लैपटॉप आज लेके आए हैं, द मोमेंट यू विल ब्रिंग इट होम पता चलेगा नया वर्जन आ गया इसका. कार आप लेके आते हैं घर, तो पता चलता है 2 उससे अपग्रेड्स आ गई हैं. आप कहते हैं यार मैंने तो EV ट्रॉन और ये और वो ली थी. वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है. 2023 के लिए 24 की ऑलरेडी इन प्रोडक्शन है. तो देयर इज़ नो लिमिट टू इट. बट व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट एंड यू गो फॉर कि यार मैंने एक्सीलेंस पे जाना है, मैंने एम्पावरमेंट पे जाना है, मैंने पीक परफॉर्मेंस पे जाना है. एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं ह्यूमन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जो मैं कराता हूँ. ठीक है. कि हम किसी जगह पे भी खड़े होके ये ना कहें कि मैंने अचीव कर लिया है अल्टीमेट नहीं अचीव किया, वन ऑफ द माइलस्टोन्स आपने अचीव किया.
इन योर लाइफ। अभी ज़िंदगी पड़ी है, दुनिया पड़ी है। तो जितना हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, जितना हम नॉलेज सीख करते हैं, जितना अपने आप को एम्पावर करते हैं, नई टेक्नोलॉजी, न्यू डिस्कवरीज। आज से मैं तकरीबन कोई 1995 में गया जापान, और वहाँ पे जो मैंने गैजेट्स देखे थे अभी तक मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे, जो कार्स के मॉडल्स देखे थे मैंने वहाँ पे अभी तक मैंने दुनिया में नहीं देखे। हालांकि मिडल ईस्ट में रहा, यूरोप में रहा, कनाडा में रहा, बहुत सारी जगहों पे। सो मच सो कि आप उधर खड़े हों लाइन में, तो अभी आप वेट कर रहे हैं तो वो आपको मेन्यू उस वक्त वो जो आज हम कहते हैं आईपैड है, वहाँ पे वो स्क्रीन पे दिखा देते थे। बुकिंग आपकी उसी पे वो टच स्क्रीन पे कर देते थे। हमारे लिए बड़ी वो फैसिनेटिंग चीज़ थी। 1995 में उंगली लगाते हुए डरते थे कि यार कुछ और ही ना ऑर्डर हो जाए। आज हमारे बच्चे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, राइट। तो दुनिया आपसे बहुत आगे है। हम आज जो चीज़ें कर रहे हैं, कोई 7 मुल्क में या हमसे 7 मुल्क दूर हमसे बहुत आगे है, ठीक है। और यही चीज़ें हम जब तक सीखते रहेंगे और एक्सीलेंस पे जाएंगे, एक्सीलेंस जो है वो हमें ज़्यादा बढ़ने की, ज़्यादा ग्रो करने की, ज़्यादा लर्न करने की वो जो ख्वाहिश है वो हमें दैट कीप्स अस बिजी, एंड दैट इज़ एक्चुअली द पर्पस ऑफ लाइफ, टू एक्सेल मोर, ठीक है। और कुरान में भी बार बार आया है कि इंसान को वो मिला जिसकी उसने जस्तजू की, और ये भी बार बार आया है कि तुमको तस्खीर करो, मुसख्खर करो, डिस्कवर करो, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं एस्ट्रोनॉमी के और ये जियोलॉजी के, और ज़मीन के नीचे क्या है, समुंदरों के नीचे क्या है। मैं इजिप्ट में गया, वो रसलबर एक जगह है जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी और ये जो है सुएज़ जो सॉरी है ये नाइल, ये दोनों रिवर्स मिलते हैं, रिवर और अटलांटिक सी मिलते हैं। और वो 2 डिफरेंट कलर्स हैं, एक ब्राउन कलर है और एक ब्लूइश ग्रीन कलर है। और वो फिर कुरान में भी आयत मैंने पढ़ी, वहाँ पे लिखी हुई है कतबे पे, अरबिक भी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, कि वो हमने 2 रंग के पानी इकट्ठे कर दिए और वो ट्रांसग्रेस नहीं करते, अपनी हदूद नहीं टच करते, और वो 7 ऐसे बह रहे हैं। नाइल रिवर भी है और मेडिटेरेनियन सी भी है। तो जब आप निकलते हैं मुल्क से बाहर तो आपको फिर पता चलता है। जिस बंदे ने पाकिस्तान में रहते हुए कराची नहीं देखा, या उसने स्कर्दू नहीं देखा, या उसने जो है वो कराकोरम हाईवे नहीं देखी, तो उसके लिए यार बहुत बड़ी सड़क यही है जिस पे वो रह रहा है या जिस पे वो जाता है। उसके लिए वो जो मॉल रोड है वही बहुत बड़ी मॉल रोड है। लेकिन जब आप जाते हैं, आप जाके कराकोरम हाईवे देखते हैं, फिर आप कहते हैं यार इट्स एन इंजीनियरिंग वंडर। ये जो है इट्स अनबिलीवेबल कि यार ये चीज़ पहाड़ों के अंदर से कैसे उन्होंने टनल बना के कैसे उन्होंने ये सड़क बनाई है। लेकिन अगर आप चाइना चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो हर शहर में ऐसी बनाई हुई उन्होंने, हर मतलब माउंटेनस रीजन में उन्होंने ऐसी बनाई हुई है। और वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो उस किस्म का वो है, अनबिलीवेबल। और हो सकता है आज से 5 साल के बाद वो हमसे आगे ऐसी चीज़ें बना रहे हों जो हम सोच भी नहीं सकते। और ऑब्वियसली हम नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं। तो एक्सेलेंस का आपने जिक्र किया ना, जो कि बहुत कम नज़र आता है हमें हमारी सोसाइटी में। ऐसे लोग जो कि स्ट्राइव करते हैं टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन अ पर्टिकुलर डोमेन या फील्ड जिसमें वो काम कर रहे हो, वो एक पीक तक पहुंचना चाहते हैं। बट ये तो बड़े एक्सेप्शनल लोगों की बात हो गई। ये माशरे में कितने ही % पॉपुलेशन होगी, 1%, 2%। बट अगर मैं आपसे थोड़ा जनरली पूछूंगा कि when you meet people, when you talk to them, खा वो कॉर्पोरेट से हो, खा वो हम जैसे इंडिविजुअल्स हों जो आपके सेशंस में आते हैं, जो कि आपसे रब्ता करते हैं और कहते हैं यार हमारा ये फ़लाना मसला है और हमें आपसे थेरेपी सेशंस लेने। तो अगर मैं आपसे 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, या जब से आप काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, आपको क्या ऐसे पेशेंट्स मिले हैं जिनकी जो नीड्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? फॉर एग्जांपल शादियों में लोग नाकाम हो रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में नाकाम हो रहे हैं, या ऐसे कौन से 2-3 शोबे हैं जिनकी क्वेरीज आपके पास ज़्यादा आ रही हैं और आपको लग रहा है यार मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, पाकिस्तानी माशरे में ये 2-3 चीज़ें बड़ी प्रिवेलिंग है, बड़ी डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा मसला लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन समहाउ किसी भी तरीके से लोग कासिर हैं उस पर्टिकुलर
प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में शायद उनको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या उनको लगता है कि यार शायद कोई ऐसा बंदा भी है जो कि मेरी इसमें मदद कर सकता है, जिस तरह आप काउंसलिंग देते हैं कपल्स को भी देते हैं, राइट? एंगर मैनेजमेंट की भी डेफिनेटली होंगी, बट वो कौन सी 2-3 टॉप किस्म की चीज़ें हैं जो आपको बार बार उसके पेशेंट्स कह लो मिलते हैं या क्लाइंट्स मिलते हैं जिनके साथ आप बैठकर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हो उनकी? देखें, अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो बिगाड़ आ गया है वो ये आ गया है कि मेन एंड वुमेन बोथ आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आप शादीशुदा कपल्स की बात करें जी। ओके। शादीशुदा होने के बावजूद आजकल ये बड़ी कोई मतलब कि एक प्रेस्टिजियस बात है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए कि उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। कि मतलब वो मिलियनरी क्या है जब अगर उसके 2-3 अफेयर्स नहीं चल रहे। भाई ये जो सोशल फैब्रिक है जब ये फटता है, जब ये फैमिली बॉन्ड्स टूटते हैं तो ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, और जब ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं तो किसी को दुख दे के आप खुद खुशी नहीं हासिल कर सकते। 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट और वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी। एक है प्लेजर और एक है हैप्पीनेस। प्लेजर जो है मोमेंटरीली है, आपने कोई चीज़ खरीदी आपको प्लेजर मिला, कोई चीज़ आपने एक्ट किया प्लेजर मिला आपको, ठीक है, फॉर दैट मोमेंट यू लिव इन दैट मोमेंट। हैप्पीनेस जो है जब आपको सारी ज़िंदगी उसका वो होगा, आपको खुशी महसूस होगी, आपके साथ चलेगी, ठीक है। तो लोग इस वक्त जो स्पेशली पाकिस्तान में इस वक्त एक भेड़ चाल चली हुई है IT सेक्टर की वजह से, ई-कॉमर्स की वजह से, बच्चों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, और वो वैल्यू सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। जिन माँ बाप के साथ वो जिस घर में रह रहे होते हैं अब उनको वो माँ बाप बुरे लग रहे हैं, अब उनको वो घर और वो मोहल्ला बुरा लग रहा है, वो उनको वो फ्रेंड्स बुरे लग रहे हैं, ठीक है। और जिस गर्लफ्रेंड के साथ या जिस लड़की के साथ उन्होंने वादे वईद किए थे पिछले 5 साल में, अब उसको सडनली उसकी शक्ल बुरी लग रही कि वो तो बड़ी काली है, उसका कद इतना है, उसकी तो हाइट ही कुछ नहीं। बात यह है कि अगर आप मूवीज़ देख के आइडियल बीवी तलाश कर रहे हैं तो यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। एक होती है वाइफ मटेरियल और एक होता है गर्लफ्रेंड मटेरियल। आई होप आई कैन टॉक अबाउट इट। या श्योर, व्हाई नॉट। वाइफ मटेरियल वो है जो आपके बच्चों की माँ है, जिसने आपके घर को संभालना है, वो होम मेकर होनी चाहिए, वो तरबियत करने वाली होनी चाहिए, जो बच्चों को राइट्स एंड रॉन्ग्स बताए और उनको अच्छा शहरी, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान बनाए, ठीक है। गर्लफ्रेंड मटेरियल जो होती है शी कम्स फॉर मनी, वो होती है जो आपकी कार से इम्प्रेस होती है, आपकी जॉब से, आपके लाइफस्टाइल से, द वे यू गो टू पार्टीज़, द वे यू हैंग आउट विद पीपल, आपके उसको कह के बहुत अच्छे लगते हैं, आपको की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन शी इज़ नॉट देयर फॉर द लॉन्ग रन, ठीक है। तो और दूसरा एट टाइम्स ये भी होता है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनकी अनसक्सेसफुल मैरिजेस होती हैं, ठीक है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि उनका एक लाइफस्टाइल इतना हाई एनर्जी चार्ज्ड लाइफस्टाइल होता है कि वो स्लो पेस पे रह ही नहीं सकते। अब वो घर आते हैं, उनकी बेगम कहती है क्या खाना खाना है, मैंने पकाया, वो कहते हैं नहीं खाना नहीं खाना, बाहर चलते हैं। और वो बेचारी कहती है मैंने सारा दिन किचन में बैठ के, अगर किचन में बैठ के नहीं तो मेड के सर पे खड़े होके या मेड को बता के खाना पकवाया, अब ये जो बंदा आया ये कहता है बाहर चलते हैं, तो वाई, मुझे सुबह भी फ़ोन करके बता सकता था, लेकिन वो बंदा कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता कि मैं तुम्हें टेक्स्ट करके ये बताऊं कि भाई हम बाहर जाएंगे, तो लेट्स गो आउटसाइड। अच्छा, अब आप उसको जब लेके जाते हैं और आप उसको $1000 अ प्लेट भी खिलाएं, वो डिनर, आई हैव बीन टू दोज रेस्टोरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इन द वर्ल्ड, लेकिन वो उस खातून को उस दिन वो डोपामिन की डोज नहीं मिलती, ठीक है, उसको वो एप्रिसिएशन की डोज नहीं मिलती कि यार मैंने सारा दिन घर मैनेज किया, बच्चों को भी देखा, घर भी देखा, और आते साथ हस्बैंड ने कहा कि कार में सही उसने टेक्स्ट कर दिया कि जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो कहीं चलते, ठीक है। जो एप्रिसिएशन है वो जब नहीं मिलती रिलेशनशिप में, अटेंशन नहीं मिलती, तो अफेक्शन तो बड़ी बात की बात है।
औरत को क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए उसको, 3 A's चाहिए। फर्स्ट इज़ अटेंशन, कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरी बात सुन रही है, और जब वो बात कर रही है तो मैं उस वक्त व्हाट्सएप नहीं कर रहा, मैं अपने मैसेजेस नहीं स्क्रॉल कर रहा, मैं लैपटॉप खोल के नहीं बैठा हुआ, या मैं वर्ल्ड कप नहीं फॉलो कर रहा। तो उसको पहली चीज़ चाहिए अटेंशन। दूसरी चाहिए उसको अप्रिसिएशन। आपके घर में 4 नौकर हैं, 4 गार्ड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, फिर भी वो मैनेज कर रही घर, चीज़ें मैनेज कर रही हैं, बिकॉज यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आपके पास तो टाइम ही नहीं, आप कभी दुबई है, कभी लंदन है, कभी LA में, आप कहाँ फिर रहे हैं। पीछे कौन मैनेज कर रहा है? बच्चों को स्कूल कौन लेके जा रहा है? कौन इंश्योर कर रहा है? अगर उसको रात को बुखार होता है तो डॉक्टर के पास नेशनल हॉस्पिटल भागी हुई कौन लेके जाती? वाइफ। सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो BMW में लेके जाती है, BMW ना होती तो वो रिक्शे पे लेके चली जाती। वो रोल कौन प्ले कर रहा है? वो वाइफ प्ले कर रही है। तो जब आप अपनी वाइफ को वो केयर एंड अटेंशन नहीं देते, वो अप्रिसिएशन उसको नहीं मिलती, तो यू स्टार्ट पार्टिंग वेज। आपकी और आपकी वाइफ के दरमियान वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर दूसरा ये कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है और आप यू वांट टू इम्प्रेस पीपल। इम्प्रेस करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये ज़रूरी नहीं यू शुड हैव अ गर्लफ्रेंड एवरी वीक, जिसको आमतौर पे आजकल फ्लेवर ऑफ द वीक कहा जाता है। इफ़ यू हैव अ फ्लेवर ऑफ द वीक एवरी वीक, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिस्ट्रॉइंग द लव एंड ट्रस्ट। वो किसी ना किसी दिन तो उसको पता चल जाएगा। और औरतें तो इतनी ऑब्जर्वेंट होती हैं कि उनको पता चल जाता है कि कार में कोई बैठा था, या उनको ये पता चल जाता है ये परफ्यूम तो मेरे हस्बैंड लगाता ही नहीं, तो इसके कपड़ों में से ये क्यों स्मेल आ रही है। जब वो सुबह लॉन्ड्री के लिए डालती है कपड़े, उसको शर्ट के ऊपर कोई निशान नज़र आ जाता है, या आपने कोट पहना हुआ है उसके ऊपर कोई बाल नज़र आ जाता है जो आपके बालों के टेक्सचर से नहीं मिलता, तो वहाँ से फिर शक पड़ जाता है। और जब शक एक दफ़ा दाखिल हो जाता है रिलेशनशिप्स के अंदर, फिर वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। और फिर कुछ ख़वातीन तो एज ए रिवेंज दे ऑल्सो गो इनटू द सेम मोड। वो कहती है ये अगर सारा दिन बाहर घूम फिर सकता है, 2-2 महीने के लिए गायब हो सकता है, वाई कांट आई, मैं क्यों नहीं ये कर सकती? बतेरी ख़वातीन हैं इधर, मे बी प्रॉब्ली द पीपल आई हैंग अराउंड विद, नॉट दैट आई एंडोर्स दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, बट उनमें 20-25% ख़वातीन ऐसी हैं, दे ड्रिंक, दे स्मोक एंड दे डू एवरीथिंग विच अ मैन इज़ डूइंग। वो कहती हैं मेरा बंदा अगर कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन जो आपने एक तरफ इशारा किया ना, गर्लफ्रेंड मटेरियल टाइप, लेकिन कल भी इनकी भी तो कहीं पे शादी होनी है, ये भी तो किसी की हाउस वाइफ्स बनेंगी, नॉट हाउस वाइफ्स बट वाइफ्स बनेंगी, तो इनकी ज़िंदगी फिर कैसी होगी? विल दे बी एबल टू अनलर्न जो इन्होंने अभी जितना भी किया एंड एवेंचुअली बिकम लाइक गुड वाइफ्स, या उनकी आईली ज़िंदगी आप पहले से बता सकते हैं कि वो ख़राब होगी? देखें, इस वक्त दुनिया के अगर स्टैट्स उठा के देखें तो जो कामयाब मैरिजेज़ हैं ना, वो अरेंज मैरिजेज़ हैं, और वो दुनिया में अभी भी 60% अरेंज मैरिजेज़ होती हैं। और यू से अरेंज मैरिज जो कि आपके पेरेंट्स ने करवाई, जो पेरेंट्स ने कराई, या आपके किसी दोस्त ने आपको मिलवाया, या आप किसी ने कहा कि यार ये लड़की बहुत अच्छी है, हम उनके घर रिश्ता लेके जाते हैं। यू डोंट नो दैट पर्सन एंड यू हैव नॉट वर्कड विद हर, स्टडीड विद हर और लिव्ड विद हर, तो हम उसको अरेंज मैरिज। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एक ड्रॉबैक अरेंज मैरिज का ये है कि आपका कॉन्सेंट नहीं लिया जाता, आपको बताया ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस लिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं लिया जाता। उसमें डाइवोर्स रेट जो है ना लेस देन 4% है। और अमेरिका में जहाँ पे मेजॉरिटी मैरिजेस जो हैं लव मैरिजेस होती हैं, उनका डाइवोर्स रेट जो है 50%। ऑपोजिट होना चाहिए था ना? आपको नहीं लगता कि अगर आप अरेंज मैरिज में नहीं हो, लव मैरिज में हो, फॉर एग्जांपल, जिसका मतलब ये है कि शादी से पहले आपने एक दूसरे को पहचाना, आप लोग गए, बाहर गए, चाय पिए या शॉपिंग की या मूवी देखने गए, आपको एक दूसरे की पर्सनैलिटी एनालाइज करने का मौका मिला, एक दूसरे के अच्छे और बुरे, और देन यू कैन टेक टाइमली डिसीजन कि यार ये बंदा मेरे लिए नहीं बना हुआ। नहीं, देखें, मैं इससे एग्री नहीं करता। आप किसी को मिलते हैं, ठीक है, आपके लिए वो दरवाज़ा खोलता है, राइट, आपको बड़े अच्छे से चेयर पुल करके बिठाता है, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा अच्छा डिनर करते हैं, वो आपको घर छोड़ने आता है, वो रास्ते में कार में कोई आपके साथ ज्यादती भी नहीं करता, बड़ा जेंटलमैनली बिहेवियर है, तो आप क्या उससे शादी कर लेंगे? वो ये बिहेवियर 10 दफ़ा भी करे, रिपीट भी करे, तो आप उसे शादी कर लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि ये एक्ट भी तो पुट ऑन कर सकता है
कोई जान के भी तो ऐसी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो तो अरेंज मैरिज में भी हो सकती है कि बड़ा शरीफ बन जाए आपके पेरेंट्स के सामने और वो एक प्ले खेले और आप कहो कि यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का या लड़की है, और होता है। लेकिन चीज़ ये है कि मेरे हिसाब से दोनों केसेस में, अरेंज मैरिज भी हो या लव मैरिज हो, आपको कुछ सवालात करने बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया हुआ है और मैं वो देता हूँ उनको, उन कपल्स को, दे आर अबाउट टू गेट मैरिड या उनके रिश्ते की बात चल रही होती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनकी फैमिली के अंदर कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल इलनेस से आपका ये मुराद है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, कीमियाई इम्बैलेंस, या वक्ती तौर पर तो डिप्रेशन भी हो सकता है, हालात सारा। एक तो ये है ना कि वो कोई चीज़ थी, कोई लॉस था, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए। एक है कि क्लिनिकली डायग्नोज्ड एज डिप्रेशन, ठीक है, और वो आप यू आर ऑन ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, और आपकी फैमिली में एक नहीं 2 लोग हैं, या अब मदर या फादर हैं तो उनका तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, या कोई भाई या बहन है और उसकी शादी नहीं हुई एंड ही और शी इज़ इनटू 40s, अब वो उसी घर में रह रहा है, ठीक है, अब आप भी शादी होके उसी घर में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइफ इन्फ्लुएंसेस है ना, ये फिर पूरी फैमिली को इनगल्फ कर लेते हैं। या जेनेटिकली नहीं ट्रांसफ़र होती डिप्रेशन। कोई कहना कि जी बाप को डिप्रेशन थी तो बेटे को भी होगी, नहीं, ऐसे नहीं होता, लेकिन वो लाइफ इन्फ्लुएंसेस की वजह से होता है। 84% बीमारियां दुनिया में वो लाइफ इन्फ्लुएंसेस की वजह से होती हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से। ओनली 16% आर ट्रांसमिटेड जेनेटिकली, ठीक है। अच्छा, हम अब इस पे आते हैं कि वो क्वेश्चनर क्या है। वो क्वेश्चनर ये है कि पहली बात आपने उससे ये पूछी, अब लोग कहते हैं जी ये सवाल तो बड़े डिफ़िकल्ट हैं, इस किस्म के सवाल करेंगे तो कल को शादी ही नहीं होगी। तो मैंने कहा आप सवाल आज कर लें या कल वकील आपसे कर रहा हो, बात तो बराबर है। कल को जब आपकी सेपरेशन होगी, डाइवोर्स होगी, तो ये सारे सवाल वकील भी करेगा, भाई आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, जज पूछेगा आपसे। दूसरा सवाल ये है कि क्या फाइनेंशियली आप लोग स्टेबल हैं या नहीं है। आजकल हर शख्स अपने फेसबुक पे, जो कि बेसिकली फैक्ट बुक नहीं है, कोई ना कोई पिक्चर्स लगा देता है जो उसके घर की नहीं होती, या कार के सामने खड़े होके उसने वो बना दिया, हैप्पी साइन बना दिया, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, वो थैंक यू कर रहा है, कार कज़न की है, ठीक है ना। तो दिखावा भी बहुत आ गया हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो बहुत ज़रूरी हैं 3-4 क्वेश्चंस, एक मेंटल हिस्ट्री, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। अब मिसाल के तौर पे आजकल लड़कियां कहती हैं, बड़े फ़ख्र से कहती हैं, हमें तो नहीं खाना बनाना आता। भाई अच्छी बात है, खाना बनाना नहीं आता तो सीख ले। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, मसाला.com तो फलाना.com, आप एक हफ्ते में सीख लें। नहीं तो आप नहीं, हम कुकिंग नहीं करेंगे। तो भाई जब आप बाहर जाएंगे, यूरोप में, कनाडा में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, तो कौन कुकिंग करेगा? वहाँ पर तो बारियां होती हैं, बर्तन हस्बैंड भी धोता है साथ में। एग्जैक्टली वो कहती है वाइफ के मैं किचन में हूँ, तुम बेटी का या बेटे का पैम्पर चेंज करो, मैं जो हूँ वो वॉशिंग मशीन चला के आई हूँ, तुम ड्रायर में कपड़े डालो, या मैंने कपड़े निकाल दिए तुम इस्त्री करो। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, स्पेशली व्हेन यू लिव टुगेदर, तो उसमें तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन क्या आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ता है। आप करेंगे, दूसरा भी करेगा। तो जब हमारी सोसाइटी में इस वक्त ये हालात हैं कि लड़कियां कोई काम करना नहीं चाहती, माँ बाप जो हैं उनको इस फील्ड में नहीं डालते कि यार हमारी बेटी जो है MPhil कर रही है, हमारी बेटी पढ़ रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको खाना पकाना आना चाहिए और बेटे को भी आना चाहिए। कल को वो हॉस्टल में रह रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसको खाना पकाना आना चाहिए। 3-4 दोस्त मिलकर एक घर ले लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं, उसमें किचन है, तो अपनी कुकिंग खुद करते हैं। तब जो सीखनी है कढ़ाई गोश्त कैसे बनेगा अभी सीखो, कपड़े कैसे इस्त्री करने हैं वो आपको आ जाने चाहिए, काम कैसे करना है। सोशल हमारे जो इस वक्त सोसाइटी में जो टैबूज बने हुए हैं वो बेसिकली लाइफ स्किल्स हैं जो हमें सीखनी है। मिसाल के तौर पे मैं कई दफ़ा अपनी कार खुद धो लेता हूँ, लेकिन मेरे मोहल्ले को तकलीफ़ हो जाती है, स्ट्रीट में लोग देख रहे होते हैं ये क्यों धो रहा है। वो भाई ड्राइवर अगर नहीं आया तो ईदर आई विल वॉश माई सेल्फ और टेक इट टू सर्विस स्टेशन, कार गंदी है तो मैंने अपने घर में धो ली, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कई दफ़ा मेरे घर के पास स्ट्रीट के एंड पे एक बाज़ार है, वहाँ से जाके मैं शॉपिंग करके ले आता हूँ कोई चीज़। आई गो ऑन फुट एंड आई कम बैक ऑन फुट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई डोंट केयर।
लेकिन पाकिस्तान में 80% लोग इस डायलमा में रह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर के अंदर जो है माशरा भी ख़राब हो गया और हमारी ज़िंदगियां भी। और जो रिलेशनशिप्स हैं ये ख़राब तब होती हैं जब देयर इज़ अ थर्ड पर्सन इन द पिक्चर। ये हमेशा जहन में रखिए। एज लॉन्ग एज हस्बैंड एंड वाइफ आर देयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपस में बात करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रात को सो जाएंगे इकट्ठे, सुबह उठ के कोई सॉरी कर लेगा, कोई हक कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं। ये जो आपने 3-4 सवालात बताए या शायद इसकी एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट हो, ये तो अरेंज मैरिज में भी काम कर सकती है। और अगर दोनों तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है, या ये ज़मानत है ज़्यादा सक्सेसफुल होने की? ये क्वेश्चनर तो फज भी हो सकता है अरेंज मैरिज में भी। सही है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप झूठ बोल दो कि मैं तो हर किस्म की मदद करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चनर जो है वो गारंटी करेगा रिलेशनशिप के आउटकम को। मैं तो वर्ल्ड के स्टैटिक्स जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में इस वक्त जो अरेंज्ड मैरिजेस हैं उसमें डाइवोर्स का रेट 4%। ये एक स्टडी है जो कि बहुत अरसे से हो रही है और बार बार छप रही है। ठीक, अच्छा, ऐसा डेटा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में देखो ना, पाकिस्तान में हर डाटा मौजूद है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है। ओके, देन टेल मी दिस, पाकिस्तान में कितनी % औरतें हैं जो कि अरेंज मैरिजेस में खुश हैं? सही है, पेरेंट्स ने उनसे शायद पूछा भी नहीं होगा, या पूछा भी होगा लेकिन लड़की बड़ी मजबूर होगी, वो कुछ कह नहीं सकती होगी कि मैं नहीं करना चाहती अभी, या मुझे अभी और पढ़ना है। आपके पास कोई डेटा है, या हमारे पास कोई डेटा है कि कितनी % ख़वातीन अरेंज मैरिजेस में खुश हैं? मेरा ख्याल है मोर देन 50% खुश है। ठीक है, बट आपका ख्याल है? हाँ, हाउ यू कैन बी श्योर? हाँ, देखें, ये श्योर इसलिए कि पाकिस्तान में कोई भी डाटा नहीं है, और exactly, जो डाटा है वो ऑथेंटिक नहीं है। हाँ। और जो सर्वे है वो बड़ा लिमिटेड है। उन्होंने किया लाहौर कैंट में किया, लाहौर DHA में किया, कराची में किया, फेज 6 में किया। कितने लोगों का? 250 लोगों का, 500 लोगों का। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ है। ठीक है, अब पाकिस्तान का आपको एग्जांपल दूं कि 2017 के बाद पाकिस्तान में कोई सर्वे ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान में मेंटल इलनेस कितनी है। ठीक है, उस वक्त जो है 2017 में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने एक सेमिनार में कहा कि कराची में 35% है, कोयटा में 45% है और लाहौर में 55% डिप्रेशन है। उसके बाद हमने उसको तकलीफ ही गवारा नहीं की कि हम उसको हर साल पीरियोडिकली हम उसको मेंटेन करें, अपडेट करें और हम अपने डाटा को एनालाइज करें। अब जिस मुल्क के अंदर कोई डाटा हम नहीं रखते, कंसेंसस जो है सेंसस जो है अब जाके हुआ है इतने सालों के बाद, ये जो इलेक्शन से पहले होना चाहिए, मर्दमशुमारी, हमारे मुल्क में डाटा नहीं है, इंडिकेशंस मिलती हैं। लोगों से आप बात करते हैं, उनसे पता चलता है। ये सही है कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ उनका मुतालिक मैं कह सकता हूँ, जिनसे नहीं मिलता उनके मुतालिक नहीं कह सकता। लेकिन मुझे एक शौक़ है सारा वक्त कुछ ना कुछ पढ़ने का, और मैं इंटरनेट के ऊपर, मेरे पास नेटफ्लिक्स की नहीं है सब्सक्रिप्शन, मैं कोई मूवीज़ नहीं देखता। बहुत कोई अच्छी मूवी आई लास्ट, मैंने मेरे ख्याल मौला जट देखी होगी या मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, दोस्त सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा चल यार तू भी चल, आई गो फॉर दैट। बट अदरवाइज डेली बेसिस पे आई डोंट वॉच मूवीज़, आई रीड, एंड आई रीड लॉट्स ऑफ बुक्स न्यूरो साइंसेस के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन परफॉर्मेंस के ऊपर, एक्सीलेंस के ऊपर। तो इस तरह से मैं जो अब फॉर एग्जांपल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जो बेहतरीन आर्टिकल्स आते हैं ऑन बिजनेस एंड मेडिसिन, वो मैं पढ़ता हूँ। जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट की जो उनकी आती रहती हैं न्यूज़लेटर्स आते रहते हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। NHS UK के जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं डिप्रेशन के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं अपने आप को हर वक्त अपडेटेड रखता हूँ। तो मैं उसकी बेसिस पे बात करता हूँ। बाकी ये है कि ऑब्वियसली, बट अगेन मैं थोड़ा समझने से कासिर हूँ, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं है, शायद इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि अरेंज और लव मैरिजेस में ये कह देना कि ये चीज़ वर्कआउट करेगी, मे बी अरेंज मैरिज में दो बिल्कुल पागल किस्म के लोग हों जिनकी शादी करा दी गई है और द चांसेस ऑफ दे गेट सेपरेटेड इज हायर देन समबडी जो कॉलेज के साथी थे,
जिन्होंने कॉलेज में असाइनमेंट्स एक साथ की, लड़का लड़की ने, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और उनकी शादियां हमने देखी. आई नो लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट इवन फ्रॉम माई यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज. दे आर एज सक्सेसफुल एज इट कैन गेट. बट मेरे ख्याल में ये कहते हैं ना कि यार इसमें रेशो ज़्यादा है, बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि वो तो स्टडी हुई है एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे, राइट. वो स्टडी हुई किसी शहर के एक इलाके में 500 बंदा था, उसकी बेसिस पर ये स्टडी है कि यार देखो अरेंज मैरिजेस में सक्सेस ज़्यादा नज़र आती है, सेपरेशन कम नज़र आती है. बट अगर आप एज अ होल पॉपुलेशन को करके देख लो, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में नहीं है, और बहुत सारे आपको सब अरब इलाकों की ये स्टोरियाँ भी मिलेंगी कि औरतों पर बड़े जुल्म होते हैं, बड़े तशद्दुद होते हैं, मारा जाता है, बट उन्होंने अपनी न्यू रियलिटी वही बना ली है कि बस शादीशुदा ज़िंदगी होती ही ऐसी है. या मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो भी हमारी अम्मा को मार रहे थे, सही है, तो अब मेरे साथ भी यही होगा. तो वो लोग उसको अपनी रियलिटी बना लेते हैं और उसके ख़िलाफ़ बोलते नहीं हैं, और वो कहते हैं शायद शादी इसी तरह होती है. फिर उनके बच्चे भी देख रहे होते हैं कि अम्मा मार खा रही होती हैं, फिर वो बच्चे भी यही सफ़र करते हैं, राइट. तो उस केसेस में भी तो डाइवोर्सेस नहीं हो रही होती, राइट. अरेंज्ड है, राइट. एक अब्यूज रिलेशनशिप है बट सेपरेशन नहीं हो. लेकिन जो अब्यूज है ना, उसका ताल्लुक अरेंज या उससे नहीं है, लव से नहीं है. यस, ट्रू. वो बिहेवियर से है, ठीक है, वो बिहेवियर से है. और कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू टॉलरेट. ठीक है, एंड कॉम्प्रोमाइज. ठीक है. इफ़ यू टॉलरेट नॉनसेंस, इफ़ यू टॉलरेट किसी की बदतमीजी, वो शुरू में वर्बल होती है, बाद में फिजिकल बन जाती है और फिर वो अब्यूज बन जाता है. ठीक है. अगर औरत कह दे नहीं तुमने मुझे गाली दी है, मैंने नहीं तुम्हारे साथ रहना, तो पहले दिन ही बात बड़ी फैल जाती है. फिर हमारे जो घर के बुज़ुर्ग वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरी फैमिली के बुज़ुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, किसी तरीके से चलाते हैं. लेकिन जिन फैमिलीज़ में अब्यूज़ को अब्यूज़ नहीं समझा जाता, ठीक है, कुछ फैमिली में कहते हैं यार ये तो बस कोई बात नहीं यार, खैर है. जहाँ पे कहा जाता है खैर है, ये कुछ तो होता है शादी में, वहाँ पे वो नॉर्म बन जाता है. और वो जो नई आती है उसके साथ भी वही कुछ होता है जो पहली वालों के साथ हो रहा होता है, और वो फिर वो भी रंगी जाती है उसके अंदर. एंड उनके बच्चे देखते हैं, उनके सामने रोज़ वो तमाशा हो रहा होता है. फिर वो लड़का उस तरह से ट्रीट करता है अपनी बीवी को या अपनी मंगेतर को. इट गोज़ ऑन फॉर दैट. लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स हैं ऑन अरेंज्ड मैरिजेस एंड ऑन लव मैरिजेस. जो इंडिया का पॉपुलेशन है पाकिस्तान से, पाकिस्तान अगर 24 करोड़ है तो वो 200 करोड़ से ऊपर लोग हैं वहाँ पे, ठीक है. उसमें भी 4% है डाइवोर्स रेट ऑफ अरेंज मैरिजेस. जो अमेरिका में जो स्टैट्स इकट्ठे होते हैं उसके पीछे बड़ी स्टडी उन्होंने की और पूरी दुनिया से उन्होंने स्टैट्स इकट्ठे किए, मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से, एशिया से, सारे कॉन्टिनेंट से. और हमें ये लगता है कि ये दुनिया के वो बहुत खुशहाल मुल्क हैं और यहाँ पे जो है वो नहीं होगा डाइवोर्स का रेट या अनहैप्पीनेस नहीं होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मालदीव जैसी जगह पे अनहैप्पीनेस सबसे ज़्यादा है. अब बंदा कहे मालदीव्स में यार इतनी खूबसूरत जन्नत अगर ज़मीन पे है तो शायद मालदीव्स के अंदर है. स्वीडन के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा हाई है, वहाँ पे डिप्रेशन. तो इनका जगहों का ताल्लुक नहीं होता. लोग आमतौर पे कहते हैं आई लिव इन लंदन, आई लिव इन LA. मैं कहता हूँ नो, यू डोंट लिव इन LA, यू डोंट लिव इन लंदन, यू लिव हेयर. जो आपका माइंड सेट है, जो जिसमें आप 24 घंटे रहते हैं, वो दिमाग आपने किराए पे दिए हुए, वो बिल्डिंग किसी को किराए पे दी हुई है या आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं. आर यू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ योर स्टोरी. पार्ट ऑफ योर स्टोरी का मतलब ये कि हस्बैंड और वाइफ के अलावा हर थर्ड पर्सन इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर स्टोरी. सो आर यू रेफरिंग के नॉर्मली, अच्छा अगर इसको हम थोड़ा सा एक और फैक्टर इसमें ऐड कर लें, अरेंज हो या लव मैरिजेस हों, उसमें आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम वर्सेस आपका सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का और आपके बच्चों का सिर्फ रहना मैटर करता है. हाउ बिग ऑफ अ फैक्टर दैट इज़. आपके साथ पेरेंट्स भी रह रहे हैं, लड़के के स्पेशली. नॉर्मली तो बहू आती है आपके घर में. देखें, मेरे पास जो ज़्यादातर रिलेशनशिप के हवाले से जो चैलेंजेस आते हैं, जहाँ पे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बात डाइवोर्स तक पहुँच गई है, वहाँ पे इन लॉज जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है.
अगर तो आपने अपने बेटे को एक एनेक्सी बना के दे दी, आपने बेटे को कहा अच्छा यार ये ऊपर वाला फ्लोर आपका है या ये वाला कमरा आपका है, एंड यू आर नॉट बॉदर्ड कि बहू किस वक्त आई और उसने आते साथ KFC ऑर्डर किया या नहीं किया, या क्या खाया, क्या शॉपिंग की, तो वो ज़िंदगी आसान गुजरती है ज़रा। जिस घर के अंदर रोक टोक बहुत होती है, और रोक टोक ना भी हो तो हर चीज़ में वो कि अच्छा हमें दिखाओ क्या शॉपिंग करके लेके आए, भाई उनकी शॉपिंग है, दैट्स देयर पर्सनल थिंग। या वो रात को अगर कॉफ़ी पीने जा रहे हैं रात को 11 बजे, तो यू आर नो बडी के से कि यार अब तो बहुत रात हो गई है, हमें गेट पे ताला लगाना होगा, व्हाट्स द बिग डील, ताला वो खुद लगा लेंगे, ताला खोल भी लेंगे। लोगों ने ऐसे ऐसे चीज़ें अपने उस सरों पे सवार की हुई हैं और उन्होंने एक माइंड सेट बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमें मगरिब के बाद इजाज़त नहीं थी बाहर खेलने की। जैसी मगरिब की अजान होती थी हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते थे कि हम बैट बॉल उठा के जो भी चीज़ है घर आ जाएं सीधे। अब हमारे बच्चे, मेरा बेटा ही इज़ लर्निंग ई-कॉमर्स, राइट, वो शाम को 5 बजे जाता है और सुबह 2 बजे तक उसकी वो होती है, सेशन होता है उसका, और वो 2:30 बजे 2:45 बजे ही कम्स बैक। अब मैं कहूँ कि जी बच्चे सारे आवारा हो जाते हैं या वो जो बच्चे रात को बाहर रहते हैं वो कुछ नहीं सीखते। ही हैज़ लर्नड इन द लास्ट 6 months विच आई डोंट नो इवन कि ई-कॉमर्स में क्या होता है, कैसे होता है। मैंने बातें सुनी हुई हैं बट ही इज़ इनटू इट प्रैक्टिकली, राइट। तो अब जो है जितनी फास्ट पेस लाइफ चल रही है तो हमारी जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं उस हिसाब से मिसमैच है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि बहू जो है वो घर में खाना पकाए तो लेके हमने लेडी डॉक्टर आनी है। भाई अगर आपने लेडी डॉक्टर लेके आनी है तो उसको तो खाना नहीं पकाना आता, उसको तो पेशेंट्स चेक करने आते हैं, उसको तो ये पता है, नब्ज़ देख के बताएगी, वो ये आंखें देख के बताएगी पीला है, ये है, इसको जॉन्डस है, इसको ये चीज़ है। वो बिरयानी तो नहीं बता सकती बिरयानी का रंग पीला है या जर्दे का रंग पीला होना चाहिए, राइट। तो आप एक तरफ ढूंढते रहते हैं 2 साल तक के लेडी डॉक्टर चाहिए, जब वो घर आ जाती है तो उसको कहते हैं कि तुम जाओ किचन में खाना पकाओ, और अगर गोल रोटी ना वो बनाए तो उसका परफॉर्मेंस टेस्ट फेल हो जाता है कि इसको तो रोटी नहीं पकानी आती। तो कोई उन आंटी से ये नहीं पूछता, आंटी जी जब आप आई थी शादी हो के, आपकी उम्र 18 साल की थी, तो आपको ये सब कुछ आता था? आज आपकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई है, अब आपको ये सब कुछ आता है। यू हैव लर्नड ओवर द ईयर्स। टॉलरेंस ख़त्म हो गई है हमारी सोसाइटी में। और हमारी सोसाइटी में एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है, वो लॉट्स ऑफ यूथ एंड एडल्ट्स दे आर इनटू पोर्नोग्राफी। बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी पाकिस्तान में देखी जाती है। इनफैक्ट बड़ी शर्म की बात है कि हम नंबर 1 हैं जहाँ पे पॉर्न साइट्स देखी जाती हैं पूरी दुनिया में। और वो लड़के बाद में दे आर फिज़िकली नॉट फिट एंड एट टाइम्स दे एक्सपेक्ट कि वो अपनी बीवियों के साथ और गर्लफ्रेंड के साथ वही एक्ट करें जो उन्होंने मूवी में देखा है। हमारी लड़कियां जितनी मर्जी लिबरल हों, जितनी मर्जी आउट गोइंग हो, वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स, हमारे लिमिट्स हैं, हम वो नहीं क्रॉस कर सकते। इवन मैं ये पढ़ रहा था कहीं पे कि जो ये आपने पोर्नो मूवीज़ का जिक्र किया ना, जो इवन बाहर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है ना, वहाँ पर भी ये कहा जाता है जो चीज़ें आप देख रहे हो इवन इन अ सोसाइटी लाइक US और यूरोप, वहाँ पर भी आप अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से एग्जैक्टली सेम चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपने मूवी में देखी तो वो आप कर सकोगे। वो कितने लिबरल है या वहाँ पर औरतों के क्या राइट्स, दे आर आल्सो कंजर्वेटिव इनफ, इवन द लिबरल्स एज वेल। सही है, सही है। तो आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि whatever you are watching on these dark websites is gonna be something that is available to you, right? Through your girlfriend or your partner or your wife, right? That is completely unnatural. मैं तो इतनी हॉरेबल स्टोरीज सुनता हूँ, इतनी हॉरेबल स्टोरीज सुनता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ। आई कम अक्रॉस सो मैनी पीपल। मेरे जो क्लाइंट्स हैं दे कम इन वेरियस क्या कहना चाहिए बैकग्राउंड से। मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो चादरें उनकी ढकी हुई होती हैं, गाड़ियाँ बंद होती हैं हर तरफ से, वो आते हैं मेरे घर और आके ड्राइववे में गेट बंद होता है, फिर वो कार से उतरते हैं कि कोई देख ना ले। और ऐसे भी हैं जो बेचारे अपने भाई के साथ बाइक पे बैठ के आ जाते हैं। अब वो बच्चियाँ ऐसी हैं जो दे आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस इन देयर लाइफ, ठीक है, ऑल्दो कि मैं उनसे पैसे नहीं लेता, लेकिन बट द पॉइंट इज़ कि अब इतने सारे लोगों से जब मैं डील करता हूँ, वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, और कॉमन चीज़ क्या निकलती है
कि हमारा मर्द वो भी बेवफा है, हमारी जो फैमिलीज़ के एल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, हम अपने बच्चों को सांस भी नहीं लेना देना चाहते, हमारी मर्ज़ी से हो हर चीज़, ऐसे होता है हमारे घर में। एक खातून से मेरी अच्छी खासी बहस हो गई, वो कराची में रहती थी, कि जी हमारा जो है वो वली अहद नहीं अभी तक बहू जो है पैदा कर सकी, लड़का। तो मैंने कहा आपकी राजधानी कितनी बड़ी है? उनको बड़ा गुस्सा चढ़ गया, कहती क्या मतलब आपका? मैंने कहा आपकी कितने मुल्कों पे आपकी सल्तनत है जिसका वली अहद का आप इंतज़ार कर रही हैं। बात यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशन, हर चीज़ इतनी हमने ग्लैमराइज कर दी है, कुछ मूवीज़ ने, कुछ हमारे अपने ड्रामाज ने, कि नॉर्मल लाइफ ही कोई नहीं है। हमने कभी ये नहीं दिखाया कि होंडा 70 पे भी कोई बंदा किसी को मिलने जा रहा है। हमने जब भी दिखाया तो होंडा सिविक ही दिखाई या हमने BMWs दिखाई। भाई नॉर्मल आदमी भी इस दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी भी ज़िंदगी है, और जो लड़की आपके साथ होंडा 70 पे बैठेगी वो हमेशा बैठी रहेगी। मैंने बहुत दफ़ा ऐसे देखा कि इशारे पे कार रुकी हुई है, साथ वाली कार जो है वो कोई भी लेटेस्ट मॉडल की कार है और मर्द का मुंह इधर है, औरत का मुंह इधर है। होता कि नहीं होता? ट्रैफिक सिग्नल पे आप रुकते हैं तो देखते हैं, पता चल जाता है कि इनकी अभी लड़ाई हुई है। आप बेहतर बता सकते हैं बिकॉज आप थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, हमें तो इतना अंदाजा नहीं होता है। मैं तो लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, एयरपोर्ट्स पे भी बैठा होता हूँ तो यही देख रहा होता हूँ, ट्रेन का भी वेट कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड में भी होता हूँ कहीं पे, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, स्कैन कर रहा होता हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त और ये इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। दिस इज़ माई हॉबी, आई डू इट। This is also so people come to you with like this sex addiction thing or porn addiction thing, यार कि ये क्या मसले में हम फंस गए हैं, how to get rid of it, like बड़े उसमें अजीब बात ये है कि वो 5 वक्त के नमाजी भी होते हैं। It's not that कि वो दीन से दूर होते हैं और वो कोई, और ये चीज़ सुनने में आता है कि आपको दीन से भी दूर कर देती है, दीन से दूर कर देती है, लेकिन it's a mental illness। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक्सपेक्ट करें कि एक हाफिज़ कुरान की आई साइड कभी कमज़ोर नहीं होगी, या एक कोई हाफिज़ कुरान है तो उसको कभी हार्ट की तकलीफ़ नहीं होगी। जब हार्ट की तकलीफ़ होगी तो वो कहाँ जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। आई की तकलीफ़ होगी तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। गुर्दों की तकलीफ़ होगी तो किसके पास जाएगा? उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, राइट? तो जब मेंटल इलनेस की बारी आती तो लोग कहते नहीं, तुम वॉक कर लो, तुम सुबह उठ के जॉगिंग कर लो, तुम रात को देर से सोए हो इसलिए कुछ नहीं होता, बड़ा चलो सैर पे चलते हैं, बुरबन चलते हैं, हम फलानी जगह चलते हैं। नो, नथिंग विल हैपन अनलेस द रूट कॉज इज एड्रेस्ड। हमारे मुल्क में हम जिसका फ्रैक्चर हुआ होता है उसकी इयादत करने सब पहुंच जाते हैं कि यार उसका पाँव टूट गया, चलो यार उसको मिल के आते हैं। उसको तो कभी हम नहीं कहते खोल के चेक करा, भाई चेक करा फ्रैक्चर है कि नहीं, राइट? तो जिसको मेंटल इलनेस है उससे हम क्यों पूछते हैं हाउ बैड इट हर्ट्स, कितनी तकलीफ है, तुम किस कर्ब से गुजर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी है। लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? खुदकुशी इसलिए करते हैं कि वो जो जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो ज़्यादा तकलीफ दे, उनको पता है कि खुदकुशी हराम है। वो ये नहीं है कि वो गैर मुस्लिम होते हैं या वो अल्लाह पे यकीन नहीं होता, वो थक चुके होते हैं, वो उकता चुके होते हैं अपनी उस ज़िंदगी से, और कि उन्हें मौत एक रिलीफ मिलती है, एक एस्केप लगता है। तो अगर आपके पास कोई आए और ये कहे कि यार मैं ज़िंदगी से उकताया हुआ हूँ और मुझे किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं आ रहा और किसी चीज़ का भी मेरा डिज़ायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, इवन मेरा तो दिल भी नहीं करता कि यार मैं बन टन के कहीं पे चला जाऊं, तो बजाय ये कि आप उसको ये कहें कि यार तुम नमाज नहीं पढ़ रहे या तुम अपनी इबादत पे काम करो, इट कैन बी बीमारी, ये बीमारी हो सकती है, बजाय ये कि आपको यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, गाड़ी भी है, तुम क्यों इतना ऑक्यूपाइड और इतना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, राइट? इट कैन बी अ हार्मोनल डिसबैलेंस और इट कुड बी a depression thing, a clinically diagnosed depression thing, right? बिल्कुल। तो वही वाली बात है ना कि अवेयरनेस नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए मैं डांटता हूँ उसको कि यार सब कुछ सही तो है, देखो रात को भी तुमने खाना खाया, सुबह भी नाश्ता किया, तो क्या प्रॉब्लम है? तो भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन ऐसे लोगों को मैं जो हूँ वो ना जज करता हूँ ना लेबल करता हूँ,
ना उनको मैं नसीहत करता हूँ, क्योंकि उन पे कोई असर नहीं करेंगी ये सारी बातें। मैं सिर्फ उनकी बात सुनता हूँ। मैं उनको कहता हूँ यहाँ बैठ जाओ, टेल मी मोर, जस्ट टेल मी मोर। तो यकीन करें कि 50% उनके दिल का गुबार उस 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में निकल जाता है। और अगर मुझे बैठना भी पड़े तो कई दफ़ा मैं पूरी रात बैठा हूँ लोगों के साथ ऑन द फोन, कई दफ़ा फेस टू फेस बैठा हूँ। मेरे बच्चे कई दफ़ा बाहर खिड़की से इशारा कर रहे होते हैं, सोना नहीं है ये, तो नहीं, क्योंकि वो बंदा उस वक्त या वो बंदी उस वक्त स्टेट में है कि उसने खुदकुशी कर लेनी है। मेरे पास एक लड़की आई, उसने कहा मैंने पिस्टल ख़रीद ली है, मैं 28 मार्च से पहले मरना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा उस दिन मेरी बर्थडे होती है, आई डोंट वांट टू लिव अनदर ईयर। मैंने उसको हेल्प किया, उसको गाइड किया, उसके साथ सारी रात बैठा, बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। शी गेव अप दैट थॉट। और आज वो बड़ी अकॉम्प्लिश्ड एक वो है, एंटरप्रेन्योर है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, दे आर ऑन वर्ज ऑफ सुसाइड, उनको लगता है उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरे बंदे ने मेरे साथ धोखा किया, या मेरी वाइफ जो थी वो इतने सालों की मैं उसको प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था। ये दोनों में होता है, जैसे बंदे नहीं होते, बंदियाँ भी ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये कह देना कि सिर्फ मर्द बेवफा होते हैं, औरतें भी बेवफा होती हैं। जो बेवफा होता है वो उसका जेंडर नहीं होता, उसकी एक वो होती है, बीमारी है, उसकी खसलत है, उसकी नेचर है, उसकी एक चीज़ है। वो किसी के साथ कोई सीधी बात नहीं करता, वो बिज़नेस डीलिंग में भी चक्करबाजी करता है, प्राइवेट लाइफ में भी वैसे ही करता है, बाकी चीज़ें भी वैसे ही करता है। somehow अदर उसमें वो चीज़ है। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं उनके साथ सेशन करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, उनको कहता हूँ टेल मी मोर, एंड आई लिसन थ्रू द होल प्रोसेस। एक दफ़ा भी उनको इंटरप्रेट नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर के अगर कोई क्लैरिटी के लिए मुझे कोई चीज़ चाहिए। घंटा 2 घंटा वो बोलते रहते हैं, रोते हैं, कई दफ़ा पूरा टिश्यू पेपर का डब्बा मुक जाता है, लेकिन वो उनकी स्टोरी नहीं ख़त्म होती। कई दफ़ा देर मेमोरीज आर सो पेनफुल, उनके ट्रॉमास दे सो पेनफुल, वो वॉमिट कर देते हैं, वहाँ पे कोलैप्स करके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं इंतज़ार करता हूँ, वो उठाता हूँ, बैठाता हूँ, एंड थ्रू द नाइट आई और थ्रू द डे आई सिट विद देम। हाँ, जब वो मेंटली थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, जब वो मेरी बात सुनना शुरू कर देते हैं, मेरी बातें माननी शुरू कर देते हैं, तो पहली चीज़ मैं उनको क्या कहता हूँ कि सूरह रहमान की थेरेपी करें। बट इफ समबडी इज नॉन मुस्लिम, यस, नॉन मुस्लिम हो तो फिर उसके लिए NLP की टेक्निक्स यूज़ करता हूँ या हिप्नोथेरेपी करता हूँ। जो थेरेपी में आपने थोड़ा सा रिलीजियस एलिमेंट ऐड किया, नॉर्मली डू यू थिंक इज इट अ गुड वे टू हील पीपल, रिलीजियस एलिमेंट ऐड कर देना, या जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी है, सही है, वो इस चीज़ से आपको मना तो नहीं करती कि रिलीजियस एलिमेंट्स यूज़ नहीं करने, रेफरेंसेस यूज़ नहीं करने? लाइक इट इज़ अ प्रोफेशन, राइट? देखें, बात ये है कि व्हाटएवर वो जो कहते हैं हेल्प्स, ठीक है। कोई भी चीज़ किसी को देखें, अब अजीब लगेगा, लेकिन किसी को शॉपिंग करके खुशी मिलती है, किसी को खाना खा के खुशी मिलती है, मुझे दोनों से मिलती है। किसी को पुराना कोई दोस्त मिल जाए, ठीक है ना, यस, ठीक है, उससे खुशी मिलती है। पुराना यूनिवर्सिटी का कोई क्लास फेलो मिल जाए, उसके साथ वही बातें, वही किस्से, वही स्टोरियाँ। यार वो याद है, वो लड़की एक होती थी आर्किटेक्चर में, पूरा स्कूल पूरी यूनिवर्सिटी उसी के पीछे होता था, दोज काइंड ऑफ स्टोरीज, ठीक है, वो रिकॉल करते हैं सारी बातें। बाय द वे, हमें 4 हैप्पी हार्मोन्स चाहिए होते हैं डेली डोज ऑफ 4 हैप्पी हार्मोन्स। नंबर 1 एंडोर्फिन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं मोर देन 30 मिनट्स तो एंडोर्फिन्स जो है रिलीज़ होते हैं। यही है हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं इफ़ वी वॉच अ कॉमेडी मूवी। अगर हम 1 घंटे की कॉमेडी मूवी देखें तो वही हमें वो रिलीज़ होते हैं, जो लाफ्टर थेरेपी बाद में जो फिर बनी और लोग लाफ्टर थेरेपी करते, इट गिव्स यू द सेम काइंड ऑफ फीलिंग। नंबर 2 इज़ डोपामिन, जो एप्रिसिएशन वाला है, रिकग्निशन का, रिवॉर्ड का। कुछ लोगों को शॉपिंग करके अच्छा लगता है, किसी को आप कह दें यार ज़बरदस्त, यार आज तूने क्या कपड़े पहने, यार जो आपने प्रेजेंटेशन दी है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, तो लोगों को वो उस दिन डेली डोज मिल जाती है। उसका ऑपोजिट ये है कि आप काम करके लेके गए, बॉस ने देखा और साथ रख दिया, उसने कहा यार नेक्स्ट वीक देखेंगे, अब आपको उस दिन डोपामिन नहीं मिले, बल्कि पूरा वीक की डोपामिन गई आपकी कि यार मेरे बॉस ने मुझे लिफ्ट ही कोई नहीं कराई, इतनी मेहनत से ये मैंने काम किया, और दैट इज़ डोपामिन। सेरोटोनिन वो है जो कि आम एक इंग्रेडिएंट है एंटी डिप्रेसेंट्स का।
SSRU इसको कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है, SSRIU। ये वो हैं जो आपका मूड एनहेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हर एंटी डिप्रेसेंट में या SSRI टाइप्स होते हैं या MAOIs होते हैं, ठीक है जी। ये होते हैं जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स, लेकिन ये वैसे भी मिल जाते हैं ऑर्गेनिकली। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लीडर होता है वो सुबह सुबह कोई ना कोई जोक्स डाल देता है या वो कोई आयतें डाल देता है या कोई ऐसी बात जनरल नॉलेज की डाल देता है, तो वो सारा दिन खुशी महसूस करता है कि मैंने लोगों को गाइड किया, मैंने अपने ग्रुप को इनलाइटन किया, मैंने एक अवेयरनेस स्प्रेड की, ठीक है। उनको बड़ी खुशी मिलती है सारा दिन, और वो कहेंगे नहीं मैंने इस पर बड़ी ऑथेंटिक रिसर्च की है, ये ट्रू है, और मैंने इसके लिए कोरा चेक किया, मैंने इसके लिए विकीपीडिया देखा, मैंने इसके लिए ABB वाटसन देखा, व्हाटएवर दे हैव गॉन थ्रू, और वह बड़ा उससे फिर वो कहते नहीं आई एम एन अथॉरिटी और मैंने कह दिया, ठीक है। तो उनको वही फीलिंग महसूस होती है। एंटी डिप्रेसेंट का नुकसान ये होता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ठीक नहीं होते। नंबर 1 ये है कि आपकी पैल्पिटेशन, आपकी ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, स्वेटनेस ऑफ हैंड्स, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्रीदिंग, थॉट्स, फेशियल हेयर, वेट गेन, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद सुसाइडल टेंडेंसीज ये आप में आ जाती हैं ओवर अ पीरियड। पहली बात तो ये है कि जो भी ये एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ये लगते कैसे हैं इंसान को, एंड वाई अ पर्सन गेट्स हुक्ड ऑन टू इट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू में आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, पाकिस्तान में तो हर कोई दे देता है, ना फार्मेसी वाला कोई पूछता है सवाल, ना डॉक्टर पूछता है, वो लिख देता है। दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू prescribe antidepressants. Only psychiatrist, not even psychologist. Psychiatrist is the authority to prescribe antidepressants. ठीक है जी। अच्छा, आप कहते हैं जी मुझे रात को नींद नहीं आती और डॉक्टर लिख देता है लेक्सोटनल ले लें, आप 1 mg ले लेते हैं, कुछ अर्से के बाद आपको कहता है 3 mg ले लें, once daily से twice daily, twice से thrice, फिर आहिस्ता आहिस्ता एल्प आ जाती है, एल के बाद जोरलैक, जोफ्लैक, केरलॉक्स करते 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 आप प्रोजैक पे पहुंच जाते हैं। इन दवाइयों का नुकसान ये है कि यू बिकम डिपेंडेंट, एंड वंस यू बिकम डिपेंडेंट ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स इट्स फॉर लाइफ, देयर इज नो कमिंग बैक। अब आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे ही गुजरेगी और आपकी लाइफ मैनेज्ड है। लोग समझते हैं यार ये तो बंदी ठीक हो गई है, पहले तो बड़ा झगड़ा करती थी, बंदी नहीं ठीक हुई, उसका जो एग्रेसिव ट्रेंड्स हैं वो और जो डिप्रेसिव उसके ट्रेंड्स हैं वो मैनेज हो गए। अब नाउ शी इज़ लिविंग इन अ पैलेटिव स्टेट, वो 8 घंटे के साइकिल में बड़ा अच्छा बिहेव करेगी, 9वें घंटे में उसका चूंकि दवाई का असर कम होना शुरू हो जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट जो है वियर ऑफ होनी शुरू हो जाएगी, फिर उसके मूड स्विंग स्टार्ट होते हैं, फिर उसको आप दूसरी टैबलेट दे देते हैं, फिर एक और दे देते हैं, 24 घंटे 8 आवर्स के बाद आप उसको एक दवाई दे रहे हैं और वो एक रोबोटिक लाइफ गुजार रही है या गुजार रहा है, विच इज़ कॉल्ड द पैलेटिव स्टेट। वो उसकी नॉर्मल लाइफ नहीं है और लोग कह रहे हैं नहीं यार बंदा तो बड़ा ठीक हो गया, अब तो बंदी तो बड़ी ठीक हो गई। नो, नाउ यू आर ऑन टू दैट ड्रग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और ये जो एक बहुत बड़ा ये पूरी दुनिया में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये क्योर करती हैं या हील करती हैं। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट टू दिस फिलॉसफी, दिस माइंडसेट। ये ना क्योर करती हैं ना हील करती हैं, दे मैनेज। और दूसरी चीज़ है कि इट्स अ नेसेसरी ईवल इन दोज केसेस जहाँ पे वो शख्स अपने लिए अपनी सेफ्टी के लिए ख़तरा है या घर वालों के लिए। मिसाल के तौर पे वो अपने आप को बॉडी हार्म्स कर रहा है, अपने आप को ब्लेड से कट लगा रहा है, या वो कहता है मैं घर को आग लगा दूंगा, या वो कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है या कर रही है, तो उसको फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। हमारे कोई दिखाते ही नहीं है। पहली बात यह है कि गरीब अगर होगा हमारे मुल्क में तो उसको तो ले जाते हैं किसी पीर फ़कीर के डेरे के ऊपर, और पीर फ़कीर साहब डंडे मार मार के या जूतियाँ मार मार के उसका जिन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अमीर आदमी उसको, बच्चे को, अपनी बेटी को, बेटे को या वाइफ को या ख़ुद, वो ख़ुद तो वैसे नहीं जाता, पाकिस्तानी मर्द कभी भी वो साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता, क्योंकि उसकी ईगो बहुत बड़ी है। वो कहता है मुझ में ख़राबी नहीं, सारी दुनिया में ख़राबी है, इसमें ख़राबी है, ये पागल है,
मैं ठीक हूँ। तो मेरे पास जो कपल्स आते हैं, मैं 5 मिनट के बाद उससे स्टोरी सुनता हूँ और फिर पता ये चलता है कि वो पागल नहीं है, उसको पागल बना दिया जाता है। तो वो जब आता है बाद में सेशन में रीजॉइन करते हैं, मैं उससे पूछता हूँ आप क्या करते हैं जब इनको गुस्सा चढ़ा होता? मैं कुछ भी नहीं करता। नहीं, मैं आप क्या करते हैं? ओ मैं तो टीवी लगा के बैठ जाता हूँ बस या मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठता हूँ, या मैं अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा हूँ। अब एक बंदी है, उसका इस वक्त दर्जा हरारत जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा हुआ है और आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे। ठीक है, तो वी कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ पीपल जो कि रॉन्गली डायग्नोज्ड, ओवरली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, इनका जो प्रोडक्ट है इस वक्त हमारी सोसाइटी है। और पहले पाकिस्तान में अगर डिप्रेशन जो है मेजर सिटीज़ में 55% थी, इस वक्त मेरे हिसाब में एवरी सेकंड पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। और ये तो अभी लेटेस्ट जो स्टडी है उसकी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की, वो भी ये कह रही है कि एवरी सेकंड पर्सन इज़ हैविंग और गोइंग टू एक्सपीरियंस मेंटल इलनेस ड्यूरिंग हिज लाइफ साइकिल। कभी ना कभी या उसको रहा है या होगा मेंटल इलनेस से सामना। हमारे मुल्क में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फॉर द रीज़न पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक डाउनटर्न, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं काम करने की। काम करना चाहते हैं तो घर से कैसे निकलें? चादर लेके निकलें तो लोग आवाज़ें लगाते हैं, चादर उतार कर निकलें तो फिर लोग आवाज़ें लगाते हैं, वैन में बैठें तो वैन का ड्राइवर उनको तंग करता है। हैरेसमेंट है औरतों के लिए, बेचारियों के लिए। अब जो बेचारी बाइक पे भी जाती है उसको भी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है ना, वो जो जिसने स्कूटी ले ली उसको भी लोग फॉलो करते हैं। भाई बेटियां घर से निकली हैं कमाने के लिए, और इसलिए कमाने के लिए निकली हैं कि उनके घर में मर्द नहीं है, या मर्द है तो छोटा है, बच्चा है, भाई है, या बहुत बूढ़ा है, कोई नहीं है, इसलिए निकली हैं। वो स्कूटियों पे कोई सैरें करने के लिए नहीं निकली वो। तो हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त भी है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और हम दूसरे को रास्ता नहीं देना चाहते। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा जो लोग जिससे सफ़र करते हैं वो बुरी नज़र से करते हैं, और जिसके मुतालिक हमारे हजूर ने कहा था कि नज़र जो है ऊँट को हांडी तक और बंदे को कब्र तक ले जाती है। इतनी बुरी नज़र है लोगों की। जिस शादी पे जाएंगे, जिस बर्थडे पे जाएंगे, जिस पार्टी में जाएंगे, वो कहेंगे हाय कितनी प्यारी लग रही है, रात को बीमार हो जाएगी। बच्चा बीमार हो जाएगा, आप दौड़े जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल लेके, रात को 104 बुखार है, बच्चा अच्छा भला था, फ्रॉक पहन के उसकी पिक्चर्स खिंच रही थी, बर्थडे थी उसकी, वो रात को बच्चा बीमार हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि हमारे मुल्क में, अच्छा ये बड़ी एक अजीब बात है, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते भी हैं सवाल, गोरे को क्यों नहीं नज़र लगती? गोरे को इसलिए नज़र नहीं लगती क्योंकि गोरा बॉदर ही नहीं करता। वो साइकिल पे जा रहा है, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, वो ऑटो रिक्शा पे जा रहा है, वो अंडरग्राउंड ट्रेन में जा रहा है, उसका कुलीग मर्सिडीज़ में आ रहा है, नोबडी बॉदर्स। ठीक है, आप भी यूरोप में ट्रैवल किया रहे हैं, मैंने भी बहुत काम। लेकिन बाहर भी लोग अमीर लोगों से नफरत करते हैं, बुरे लगते हैं अमीर लोग। लेकिन इस तरह से नहीं है कि शादी पे आपने 500 लोगों को बुलाया तो 450 सलामी देने की बजाय आपको नज़र लगा के जा रहे हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान में तो अच्छे कपड़े पहने तो भी कहते हैं, दुल्हन हंस रही हो तो फिर भी कहते हैं इसके दांत नहीं अंदर जा रहे, और अगर चुप के होके बैठी हो तो कहते हैं इसकी शादी मर्जी से नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है। ठीक है ना, हम तो 40वें पे जाते हैं, किसी के घर फौतगी होती है तो वहाँ पे भी हम जो है वो खाने की बुराई कर रहे होते हैं कि यार खाने में कोई बोटियाँ काम की नहीं थी या सालन ठीक नहीं था। हम एज अ नेशन वेरी अनग्रेटफुल, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। बार बार सूरह रहमान में आता है फ़बे आइए अला रब्बे को मात कज़्ज़बान, के तुम किन किन नेमतों को जुटलाओगे। तो ये गीबत करना, किसी की बुराई करना, किसी को नज़र लगाना, किसी पे जादू तावीज़ टूने करना, बहुत ही ममानियत है इसकी। और मैं ओमान में रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे एक जगह है इबरी, मस्कत से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर। तो उस जगह पे टाइम बिफोर पार्टीशन, और उस वक्त से लोग आते थे शिप्स में ओमान में। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए जो कि जादू करते थे, काला जादू करते थे, और उस इलाके में बहुत ज़्यादा फैल गया वो काला जादू। तो वहाँ के सुल्तान काबूस ने शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स किए और वहाँ से उनको मार के कत्ल करके भगा दिया। बहुत सारे भाग गए, फिर भी पीछे कुछ बच गए। तो इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानियत। लेकिन पाकिस्तान में
आप इस वक्त इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं काला जादू और प्रोफेसर कामिल फलाना बाबा बंगाली बाबा और 10,000 रुपये लेके जो मर्जी अमल करा लें। अब ये जो सिफली अमल होते हैं इनसे भी रिलेशनशिप्स तबाह होते हैं, इनसे भी घर में फैमिलीज़ में बिगाड़ आता है, कारोबार में बिगाड़ आता है। कज़न्स की आमतौर पे जेलसी होती है। आपके बिज़नेस में आपने कज़न को नौकर रखा कि यार मेरा कज़न है, मैं इसकी सपोर्ट कर दूं, इसकी फैमिली की सपोर्ट कर दूं, वही कज़न आपके बिज़नेस का बेड़ा गर्क कर देगा आउट ऑफ शीयर जेलसी। और वो हज़रत अली का एक कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मुझे सारी ज़िंदगी नहीं समझ आया था कि यार मैंने अगर किसी को नौकरी दी, मैंने अगर किसी को बिज़नेस सेट करा के दिया, मैंने किसी का हाथ पकड़ा अगर, तो वो मेरे से क्यों मुतनफ़र होगा, मुझसे क्यों जेलसी? क्योंकि उसको पता होता है कि आपको पता है कि वो कहाँ पे था, आप उसको लेके आए वहाँ पे, तो वो लोगों को ये बताता है कि इसको कुछ नहीं आता, मैं लेके आया हूँ इसको। वो उल्टा बताता है और लोगों को भी मुतनफ़र करता है, आपके ख़िलाफ़ बैक स्टैबिंग करता है, आपके बिज़नेस को नुकसान पहुँचाता है, शेयर आउट ऑफ जेलसी और वेनम और वट एवर यू कॉल इट। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। सो हमारी सोसाइटी में जो मेजर इश्यूज़ जो मैं देखता हूँ उसमें टॉप पे पोर्नोग्राफी है, दूसरा अदम बर्दाश्त है। अदम बर्दाश्त का मतलब ये है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी को हंसता हुआ नहीं देख सकते, किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी को खुशहाल नहीं देख सकते। हम हर वक्त पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। ये नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करते कि यार मैं अगर सुबह उठा हूँ, अल्लाह के शुक्र से मैं अपना वॉशरूम तक वॉक करके गया हूँ, मुझे स्टिक की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मैं वॉशरूम से आके कपड़े चेंज कर लेता हूँ और मेरे घर में जो है खाना है, फूड ऑन द टेबल है और मैं अपने बिजली के बिल दे रहा हूँ। और अपने वैसे तो आजकल बिजली का बिल देना भी बहुत एक वो अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अवार्ड मिलना चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने पिछले 3 महीने में बिजली का बिल दिया। मैं तो कहता हूँ कि बिजली का बिल दे दो और बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे दो, तो आपको तो निशाने अदर मिलना चाहिए इस साल, ठीक है ना, जितने लोगों ने दिया हक हलाल की कमाई में से। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जो हमारे मुल्क में ये माशरे में बिगाड़ आया इन चीज़ों की वजह से, इतने स्ट्रेसेस हैं और 70% ऑफ द केसेस जब स्ट्रेस क्रॉनिक होता है पीपल गो इनटू डिप्रेशन। और पाकिस्तान में डिप्रेशन ये नहीं है कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन से बड़ा जो है वो स्टिग्मा है, टैबू है कि उसके मुतालिक बात नहीं करनी। बेटी को किसी ने निकलते हुए देख लिया किसी साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक से तो उसकी शादी नहीं होगी, बेटे को किसी ने देख लिया तो वो कहेंगे इसका हमने रिश्ता नहीं लेके जाना। भाई ये मेंटल इलनेस इज़ एज प्रिवेलेंट एज फिज़िकल इलनेस और वो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। जब आमतौर पे ये कहा जाता है कि लड़के का आमतौर पे कहा जाता है कि एदा ब्याह कर दे, उसका क्या नुकसान होता है? पहली बात तो ये कि जो लड़की आ रही है वो रिहैब सेंटर का एक्सपीरियंस नहीं लेके आ रही, उसको नहीं पता कि कैसे डील करना है मेंटल इलनेस रिलेटेड इश्यूज़ को। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी, वो फिर बात नाचाकी पे चली जाएगी, फिर डाइवोर्स पे चली जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक की बजाय 2 फैमिलीज तबाह कर देते हैं। पहले सिर्फ वो प्रॉब्लम आपकी फैमिली में मेंटल इलनेस, आप ट्रीट नहीं कराते, उसका इलाज नहीं कराते, अब आपने दूसरी फैमिली को भी इफ़ेक्ट कर दिया, तो अब 2 फैमिलीज इफेक्ट हो गई। तो पाकिस्तान के मेजर कॉजेज़ जो हैं वो ये हैं कि nobody talks about it, nobody wants to do anything about it। इवन जो हर साल बजट रखा जाता है उसके अंदर मेंटल हेल्थ की जो है वो उसके लिए अमाउंट ही नहीं मुख्तस की जाती। अभी जो हेल्थ कार्ड, फलाना कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उसमें साइकोलॉजिस्ट वो सेक्शन ही नहीं है, वो कवर्ड ही नहीं है, मेंटल इलनेस कवर्ड ही नहीं है। तो कैसे लोग इलाज कराएंगे? 5,000 रुपये एवरेज फ़ीस है इस वक्त अच्छे साइकोलॉजिस्ट की पाकिस्तान में, ठीक है ना। कुछ साइकोलॉजिस्ट 2,500-3 हज़ार भी लेते हैं, लेकिन वो बच्चे बच्चियाँ अभी नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हैं, कल को वो भी 5,000 लेंगे। तो जिस बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपए है उसको अगर हर वीक जाना पड़े तो 20,000 रुपये का एडिशनल ख़र्चा आ जाए तो वो कहाँ से बर्दाश्त करेगा? तो इट शुड बी कवर्ड। एक तो ये बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करे कि मेंटल हेल्थ इज़ अ मेजर इशू, मेजर चैलेंज, और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस। और कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी इस वक्त अपने जो क्लाइंट अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो ये नहीं कहते कि जी आप जाके इलाज कराएं और हम आपका बिल रीइंबर्स कर देंगे। और रादर जो एम्प्लॉयज़ हैं, 70% एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान में
वो छुपाते हैं कि उनको मेंटल इलनेस है, वो बताते ही नहीं कि उनका कैरियर इफेक्ट हो जाएगा, कल को उनकी प्रमोशन नहीं होगी। तो वी शुड बी ओपन टू इट। मैंने एक कुछ अर्सा पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम। उसका मकसद ही यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि मेंटल हेल्थ इलनेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का आपकी रिलेशनशिप्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अनहैप्पी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसएंगेज्ड होते हैं, और जब डिसएंगेज्ड होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो ट्रेनिंग को कॉस्ट समझते हैं, और वो कहते हैं हम यार आजकल कॉस्ट कट डाउन कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स बहुत कम हो गए हैं, बिजनेस नहीं है मार्केट में। तो भाई अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे, 61% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर डिसएंगेज्ड। ये एक सर्वे है लेटेस्ट, 61% एम्प्लॉयज़ आपके अगर डिसएंगेज्ड है तो इसका मतलब सिर्फ 39% काम कर रहे हैं। 39% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो पूरे 100% का बोझ उठाए हुए हैं। कितना जुल्म है। हर बंदा 3 बंदों का काम कर रहा है तो वो भी स्ट्रेस में चले जाएंगे। अवेयरनेस जो है टॉप के लेवल पे नहीं, एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट। कई दफ़ा मैं जाता हूँ लेक्चर देने के लिए या वर्कशॉप्स के लिए, तो मुझे हाथ पकड़ के साइड पे ले जाके कोई ना कोई कह देता है कि यार ज़्यादा स्ट्रेस पे नहीं बात करनी, आपने ये नहीं बात करनी कि वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग हैं, या आप किस वक्त छुट्टी करके जाते हैं, आप रात को 10 बजे जाते हैं या कितने बजे जाते हैं, आपने यार ये प्लीज़ ये बात नहीं करनी, वैसे आपने जनरल बात करनी। तो मैंने जनरल बात क्या करनी, मैंने तो बात ही यही करनी है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो जब आप, पहली बात तो ये है कि आप जब किसी कंप्यूटर के सामने बैठते हैं एंड यू वर्क फॉर 8 to 10 आवर्स, तो जो आपका है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है, जो इट लीड्स टू डायबिटीज़, इट लीड्स टू कॉरोनरी इलनेसेस, जो आपके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, ये सारे के सारे क्योंकि आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं। आप 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, काम कर रहे हैं। आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन रिफाइनरी इन रावलपिंडी, और वहाँ पे मुझे बैकएक डेवलप हो गई थी, और वो इतनी सीवियर थी कि आई कुडंट गेट अप इन द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बेड से नहीं उठ सकता था। पहले मैं अपनी बैक का खुद मसाज करता था, एंड आई यूज टू स्लाइड फ्रॉम द बेड, और खड़ा होता था, और सिंक में मुंह नहीं धो सकता था, ऐसे खड़े खड़े मैं पानी डालता था। मेरी बैक एक कितनी सीवियर हो गई थी क्योंकि मैं सारा वक्त कंप्यूटर पे बैठा रहता था फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट, और डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ, ड्राइंग्स देख रहा हूँ, वो प्रोग्रेस देख रहा हूँ, उनकी प्लॉटिंग कर रहा हूँ, प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल चेक कर रहा हूँ, कहाँ पे है, क्या चीज़ लैग कर रही है। व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर और on a desk or anything on a workstation for an extended period, तो वो आपको ये सारी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हैंड्स की, नीज की। आपके बॉडी जो है वो उसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स के, चेयर कैसे डिज़ाइंड हुई है। पाकिस्तान में तो परवाही कोई नहीं करता। पाकिस्तान में कहता है 6,000 रुपये की कुर्सी ले आओ, 10,000 की कुर्सी ले आओ। भाई उसका रेस्ट किधर है, उसका फुट रेस्ट कहाँ पे है, उसके एल्बोज आप कहाँ पे रखेंगे, एल्बो की हाइट कहाँ पे है, आपकी टेबल की क्या हाइट है, आपके ये जो जॉइंट्स हैं इनके नीचे कोई पैड है नहीं, माउस है कि नहीं है। कब जब आप घंटों काम करते हैं तो स्ट्रेस जो है यहाँ पे रिस्ट में आ जाता है, आपके एंकल्स में आता है, आपके जॉइंट्स में आता है, आपके हर जगह आता है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक्सरसाइजेज हैं जो मैं उनको लोगों को बताता हूँ कि ये करनी बहुत ज़रूरी है। वो एक्सरसाइजेज नेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे जब कॉर्पोरेट लेवल पे अप्रिसिएशन ना हो तो कोई उनको अलाउ नहीं करता। मेरे हिसाब से हर बंदे को 1 घंटे से पहले उठ जाना चाहिए अपनी चेयर से, और वॉक करके वापस आ जाना चाहिए 5 मिनट के अंदर अंदर। एवरी 50 मिनट्स और 55 मिनट्स यू शुड गेट अप, जाके किसी का हाल पूछ के वापस आके अपनी चेयर पे बैठ। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि जब हम हाल पूछने जाते हैं, पूछते हैं स्कोर क्या हुआ, बंदे कितने आउट हुए हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं कि जा रहे हैं। भाई बात ये है कि आप वर्क पे फोकस करें ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, और उसके बाद जो करें आपने करना है। तो दोनों तरफ से, दोनों हाथों से ताली बजती है, बट देयर आर सो मेनी इश्यूज एंड वी हैव जस्ट scrapped the surface today. Tip of the iceberg. Thank you very much गौहर साहब, आप आए और मुझे बताया कि ये कितना सवेयर इशू है और कितना डीप इशू है हमारी सोसाइटी का। मेरे ख्याल में अगर इस पर तो 4-5 घंटे भी बैठा जाए
तो बात से बात निकलेगी और इतने मसाइल हैं. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. तकरीबन हमारे 90 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड नहीं था. बट दोस्त हु वांट टू गेट इन टच विद यू, आपकी सर्विसेज से लेकर या आपसे मिलना चाहते हो, आपसे कुछ पूछना चाहते हो, तो नॉर्मली आप कहाँ पर ज़्यादातर सोशली एक्टिव होते हैं? लिंक्डइन ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक वगैरह कहाँ पर एक्टिव मैं होते हैं? 2 पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे. और फेसबुक के ऊपर गौहर लाइफ कोच, सिंपल एज दैट. वहाँ और नॉर्मली आपसे जो रब्ता करता है तो आपकी कोशिश रहती है कि उनको रिप्लाई किया जाए. इंशाल्लाह. वेल थैंक यू वेरी मच गौर साहब, आप आए और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी इससे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा. थोड़े से पेचीदा मसले हमारी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आपको भी सुनने को मिले होंगे और आपने भी अपने लेफ़्ट राइट में देखा होगा कि ये प्रॉब्लम्स बड़ी सवेयर है. अगर आपको कोई फीडबैक हो, आपको कोई चीज़ से डिसएग्रीमेंट हो, या आप कोई सजेशन देना चाहते हो, या कोई क्रिटिकल चीज़ आपके दिमाग में हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि उसका जवाब दिया जाए. और आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.